वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार, मैं शिवांगी सिंह स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ये हमारा GS 5 का पॉइंट नंबर 5 है। हिंदी माध्यम का ये वीडियो होगा। इसमें आपको हम उत्तर प्रदेश से संबंधित ग्रामीण, शहरी, जनजातीय मुद्दे, संरचना, सामाजिक संरचना, भाई सोशल सेटअप कैसा है, त्योहार, मेले, संगीत, फोक डांसेस, फोक म्यूजिक, साहित्य, खड़ी बोली और सामाजिक प्रथाएं और पर्यटन, ये सब चीजें मुख्य रूप से इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं। अब आपको क्या करना है, ये वीडियो अच्छे से देखना है। थ्योरी इसमें आपकी तैयार हो रही है, साथ साथ आपको आंसर राइटिंग करनी है। जो भी आप पढ़ें, मान लीजिए आपने पढ़ा उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य, बस आप इसी को हेडिंग डाल के एक आंसर खुद से बना के देखिए। तरीका यही है उत्तर लेखन की एक बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिस करने की, जिससे आपका एग्जाम में जाके ना आपको बहुत आसान रहेंगी चीजें लिखनी। तो इसके साथ हम ये वीडियो हमारा स्टार्ट करने वाले हैं। GS 5 पॉइंट नंबर 5 हिंदी माध्यम का ये वीडियो होगा। इसके अलावा जो लोग भी हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हैं, वो सारी डिटेल्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं। वो चाहे यूपीपीसीएस 2024 की तैयारी हो, शुरुआत से सिलेक्शन तक की तैयारी, हमारी 2023 के मेंस की तैयारी हो, बाकी जितने भी ग्रुप्स हमारे चल रहे हैं, आप सबकी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, GS 5 का पॉइंट नंबर 5 है ये हमारा। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण, शहरी एवं जनजातीय मुद्दे, सामाजिक संरचना, त्योहार, मेले, संगीत, लोक नृत्य, भाषा एवं साहित्य, बोली, सामाजिक प्रथाएं एवं पर्यटन, सोशल इश्यूज से संबंधित पूरा रहेगा ये। और इससे आपके सवाल बनने के चांसेस काफी ज्यादा हैं, क्योंकि इसमें देखिए, पहली चीज तो ये, जितना भी करंट अफेयर्स हैं उसको साथ साथ फॉलो करते रहिए। कोई भी आंसर लिख रहे हैं, अगर कोई किस्सा, कोई कहानी, कोई केस स्टडी, कोई वृत्तांत, कोई भी चीज आपने अखबार में पढ़ी है, आपने कोई ऐसा मुद्दा देखा है जो काफी ज्वलंत है, जो बहुत चल रहा है, उससे आप इसको लिंक कर पा रहे हैं, तो जरूर करके लिखिएगा। आपका आंसर और सुंदर लगेगा और एनरिच्ड लगेगा और क्वालिटेटिव लगेगा। समझ रहे हैं? तो उस हिसाब से थ्योरी यहां से प्रिपेयर हो जाएगी, साथ साथ करंट अफेयर्स के साथ कंबाइन करके अपनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस एकदम करते रहिए। ठीक है, तो सबसे पहले संगीत पे शुरू कर रहे हैं। वो सिंपल सा एक सवाल आ सकता है कि संगीत संबंधी जो परिवेश है उत्तर प्रदेश का, उस पर थोड़ा नजर डालिए। इस तरीका का क्वेश्चन जरूर आ सकता है। तो संगीत देखेंगे हम। कला की विविध परंपराओं की दृष्टि से उत्तर प्रदेश अत्यंत समृद्ध है। ये लाइन तो आप रट लो, ये आपको लिखनी है लाइन इंट्रोडक्शन में आपके। ठीक है, यहाँ का संगीत, नृत्य, नाट्य कला, सबको समन्वित करने के लिए और उसके विकास के लिए आप सबसे पहले देखिए, कोई भी इंट्रोडक्शन आप मान लीजिए डालते हैं तो रिवाइज कैसे करेंगे आप। 13 नवंबर 1963 उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, ये आपका कीवर्ड हो जाता है। यहाँ पे इसकी स्थापना हुई। आपको लिखना है कि भाई हम संगीत के डेवलपमेंट के लिए, संगीत को अच्छे से उसका विकास करने के लिए हमने उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी भी यहाँ पे स्थापना हो रखी है, जो आधी शती से अधिक अपनी लंबी यात्रा से में संगीत, नृत्य, नाटक, लोक संगीत एवं लोक नाट्य, अब देखो ये क्या क्या कर रहा है, संगीत, नृत्य, नाटक, लोक संगीत एवं लोक नाट्य की परंपराओं के प्रचार प्रसार, संवर्धन एवं परिरक्षण का महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। उसका ऑब्जेक्टिव लिख दिया आपने एक लाइन में यहाँ पे, तो उससे आपकी चीज जो है वो परिभाषित हो गई, डिफाइन हो गई वहीं के वहीं। ठीक है, संगीत मरे हुए शरीर में जान फूंक सकता है तथा पूरे विश्व का मनोरंजन करता है। लयबद्ध गीत व ताल जो कि पुरातन काल से प्रसंचित है, जिसे यहाँ हर जगह अनुभव किया जा सकता है। बढ़िया लाइन है, लिखने लायक लाइन है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ले सकते हैं आप इस लाइन को। अब यहां से कौन से नृत्य का उत्पत्ति मानी जाती है? कथक की। विश्व प्रसिद्ध 100 से अधिक नर्तकों व संगीतकारों का गृह प्रवेश है। इन कलाकारों के संगीत के जादू ने लाखों पर्यटकों को आकर्षित किया है, जो उन्हें सुनने हेतु आए व जीवन भर के लिए अनुभव प्राप्त किया। पश्चिमी देश सर्वाधिक प्रभावित है, जहां से लोग बड़ी संख्या में संगीत सीखने यहां आए, जिससे वे एक क्षेत्र में अपना भविष्य बना सके। यहाँ हर अवसर हेतु गीत है, जिन्हें मधुर संगीत व नृत्य से सजाया गया है, जो किसी व्यक्ति को रंगीन स्वप्निल संसार में जीवन के हर क्षण विचरण कराने हेतु पर्याप्त हैं। आप ब्यूटीफुल लाइन लिख के आएंगे, इन लाइंस का आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं अपने आंसर्स में। आप देख लीजिए कितनी बढ़िया लाइंस आएंगे, इनको आप एज इट इज अपने इंट्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं। अब जब आपने इंट्रोडक्शन दे दिया, तो आप शुरुआत से प्रेजेंट तक अपना आंसर लेके जाएंगे। तो जैसे मान लीजिए आपको इतिहास में जाना है संगीत का रेफरेंस देने के लिए, तो यहाँ पे आप उत्तर प्रदेश में सांगीतिक नवाचार का इतिहास कब से है? गुप्त काल व हर्षवर्धन काल से जुड़ा हुआ है, ये आपका कीवर्ड हो गया।
तब यह संगीत में नई खोजों का प्रमुख केंद्र था। फिर मुगल आए, मुगलों ने सांगीतिक वाद्यों के विकास में, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के विकास में नई राह दिखाई और ये माना जाता है कि इस काल में संगीत फला फूला। अच्छा काम हुआ था मुगलों के टाइम पीरियड में भी। आप जानते हैं अकबर के टाइम में 2 संगीतकार होते थे, तानसेन व बैजू बावरा। इनको आपको लिखना ही लिखना है अपने आंसर में जरूर। ऐसा विश्वास किया जाता है कि तानसेन ने अपनी जादुई आलाप से संगमरमर पत्थर को पिघलाकर इतिहास रच दिया था। वो तो बताते हैं ना कि जब वो गाते थे तो दीप प्रज्वलित हो जाते थे, बारिश हो जाती थी, अलग अलग राग होते थे इनके जिनसे ये सब होता था। तो ऐसा भी है कि संगमरमर पत्थर तक पिघल गया था इनके आलाप से। ऐसी तान छेड़ते थे ये, ठीक है। फिर आपने गुप्त काल, हर्षवर्धन काल, मुगल, एक एक लाइन लिखती, छोटा लिखना आपको। फिर आए अवध। अवध के नवाब तथा बाद के जो विभिन्न घराने हुए उनमें उस्ताद आए। घरानों की उत्पत्ति कब से हुई? वो हुई अवध में, जब नवाब थे, जब नवाब वाला काल आया, उसके बाद से जो घराने आज आप सुनते हो ना, वो वहां से आता है। अब उस समय इसे लोक वार्ता के रूप में प्रस्तुत किया गया। ये लाइंस लिखनी है आपको, कैसे प्रस्तुत किया गया। उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध लोक संगीत विद्या है रसिया, जो राधा व भगवान कृष्ण के अलौकिक प्रेम को प्रदर्शित करती है। अब आपने सबसे पहले कहां से शुरू करा? आपने नाटक अकादमी का जो स्थापना तारीख है वो लिखी। उसके बाद आपने कत्थक को बताया कि कत्थक जो है ओरिजिनेट हमारे उत्तर प्रदेश से ही हुआ है। फिर तानसेन बैजू बावरा, मुगल काल आता है। फिर आपने बताया कि जो अवध के नवाब आए उस टाइम पे लोक वार्ता के तौर पे ये प्रस्तुत होता था। फिर आया रसिया। इस तरीके से आप एक छोटा आंसर इसमें से ही बना सकते हैं। लिखा हुआ पढ़ाना नहीं है। देखिए मेरा उद्देश्य आपको बताना है कि आप इसको कैसे इस्तेमाल कीजिए कि आपका आंसर बन जाए। समझ रहे हैं बात? फिर उत्तर प्रदेश ऋषि और साधुओं की भूमि रहा है, आप जानते हैं। अब जो ऋषि साधु थे ये क्या करते थे? इनको सारे जितने भी मंत्र वगैरह थे ये गा के बताते थे। तो भजन और मंत्रों का गायन होता था। जो गायन हो रहा है वो संगीत है। तो संगीत की मूल परंपरा जो है वो हमारे ऋषि मुनियों ने स्थापित की। फिर मध्ययुगीन समय में संगीत को 2 अलग अलग पहलुओं में बांट दिया गया, या इनका 2 उदय हुआ। पहला था कोर्ट म्यूजिक, जिसको आप कहेंगे दरबारी संगीत। अब दरबारी संगीत कौन सा है? जैसे आगरा, फतेहपुर सीकरी, लखनऊ, जौनपुर, वाराणसी, अयोध्या, बांदा, दतिया, ये सब लिखेंगे आप। इनको दरबारों में संरक्षण प्राप्त होता था, आप जानते हैं। बाजीराव मस्तानी, मतलब बहुत लेटेस्ट एग्जांपल दे रही हूं मैं आपको। वो आगे परफॉर्म नहीं करती हैं, पुरानी पिक्चर में भी ऐसा होता होगा, लेकिन मुझे फिलहाल नहीं याद आ रहा, ठीक है। फिर आपका दूसरा था जब भक्ति पंथ शुरू हुआ, तो यहां से धार्मिक परंपरा निकली। एक तो आपका कोर्ट म्यूजिक हो गया, फिर आपका एक हो गया रिलीजियस ट्रेडिशन, जैसे मथुरा, वृंदावन, अयोध्या, ये सारे केंद्र विकसित हुए। तो अब अलग अलग टाइम पे जो हिंदुस्तानी संगीत है उसका अच्छा खासा योगदान रहा है उत्तर प्रदेश में। अब आप कुछ प्रसिद्ध व्यक्तित्व के नाम यहाँ पे जरूर लिख सकते हैं। शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, कत्थक विशेषज्ञ बिरजू महाराज, तबला वादक किशन महाराज। लिखेंगे आप ये तबला वादक, ऐसे नहीं लिख के आना बिस्मिल्लाह खान, बिरजू महाराज, किशन महाराज, ये सब नहीं। पढ़ा लिखा दिखना है, एजेंडा पढ़ा लिखा दिखने का है। फिर महान बाबा अलाउद्दीन खान, उनके शिष्य पंडित रविशंकर और उस्ताद विलायत खान, गजल गायक बेगम अख्तर, रसूलन बाई, गिरिजा देवी जैसे अनेक संगीतकारों का यहीं पे जन्म हुआ और यहीं पे रहते हुए उन्होंने अपनी सफलताओं का परचम लहराया। ये वर्ल्ड फेम के लोग हैं सारे, तो इनको आप जरूर मेंशन करके आइए अपने आंसर में, ठीक है। इतना हो गया। वापस से रिवाइज करते रहो। अब मैं देखो बार बार रिवाइज कराऊंगी ना, हमें टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। तो रिवाइज करने का क्या तरीका? संगीत की जैसी संगीत दिमाग में आया, अच्छा संगीत नाटक अकेडमी, अच्छा वहां बनी थी। फिर उसके बाद क्या करा संगीत नाटक अकेडमी में, एक सुंदर सी लाइन लिख दो उसमें से लेके। फिर मरे हुए शरीर में जान फूक सकता है, ऐसे करके याद करो कत्थक। फिर उसके बाद यहाँ पे अच्छा खासा रंगीन स्वप्निल संसार, ऐसे ये वाली लाइन्स ले लो। फिर गुप्त काल, हर्षवर्धन काल, फिर तानसेन बैजू बावरा, मुगल। उसके बाद तानसेन ने क्या क्या करा, 2-3 चीजें लिख दो। फिर अवध के नवाब आए, लोक वार्ता, रसिया, फिर ऋषि मुनि, गायन, दरबारी संगीत और धार्मिक परंपरा, भक्ति पंथ। बस हो गया याद। 2-3 आप पर्सनैलिटीज याद कर लो। कोई दिक्कत है इसमें? अब देखो मेरा तरीका तो यही है बताने का, ठीक है। इससे आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो सकती है। फिर आया आपका शास्त्रीय संगीत, क्लासिकल म्यूजिक, सबसे इंपॉर्टेंट है। वो पूछ सकता है शास्त्रीय संगीत पे आप जो प्रदेश के प्रमुख शास्त्रीय संगीत हैं, जो मुख्य विधाएं हैं यहाँ की, उन पे प्रकाश डालिए या शॉर्ट नोट लिखिए, कुछ भी ऐसे कुछ आ सकता है, तो उसमें से आपको याद करना पड़ेगा। तो अब उत्तर प्रदेश समेत संपूर्ण उत्तर भारत में शास्त्रीय संगीत की हिंदुस्तानी शाखा प्रचलित है। हिंदुस्तानी, एक तो हिंदुस्तानी म्यूजिक है, एक आपका कौन सा है, कर्नाटिक म्यूजिक। कर्नाटिक साउथ का है, हिंदुस्तानी जो है वो आपका नॉर्थ का है। हिंदुस्तानी शाखा प्राकृतिक स्वर सप्तक सिद्धांत का पालन करती है, आपको लिखना पड़ेगा इंट्रोडक्शन में। फिर बाद में इसी संगीत की पद्धति में 10 मुख्य विधाएं हैं, जो कि हैं ध्रुपद, ख्याल, तराना, ठुमरी, धमर, होरी, टप्पा, चतुरंग, रस, सागर और सरगम। अब जो ये विधाएं यहाँ पे दी हुई हैं, इनमें से कई का जो विकास है, उत्पत्ति और विकास दोनों ही उत्तर प्रदेश में हुआ है, वो आप लिख सकते हो। तो एक एक को देख लेते हैं थोड़ा सा। फिर इसमें आता है आपका ध्रुपद। संगीत के निश्चित नियमों से बंधा है ध्रुपद, ये आपको लिखना पड़ेगा, फिक्स्ड रूल्स, संगीत के निश्चित नियम।
इसको ध्रुपद कहा जाता है इसी कारण, क्योंकि ये बंधा हुआ है निश्चित नियमों से। अगर ट्रेडिशनली माने, परंपरागत रूप से माने, तो इसे तंबूरे और पखावज, पखावज आप ढोलक जैसा ही होता है एक यंत्र, उस वाद्य यंत्रों के साथ इसको प्रस्तुत किया जाता है और मंदिरों से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। अलाप से शुरू होता है, लय को धीरे धीरे बढ़ाता है ये, और इसकी भाषा कौन सी है? ब्रज है, और संस्कृत अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। अकबर के समय से मुगल दरबार का संरक्षण इस ध्रुपद शैली को प्राप्त हुआ था और ये अपने शिखर पर पहुंच गया था उसी टाइम पे। ध्रुपद का एक घराना है डागरी घराना, जो कि संबंधित है प्रदेश और बिहार से। मुस्लिम होते हुए भी डागर हिंदू देवी देवताओं का पाठ करते हैं, और गुंडेचा बंधु एवं ऋत्विक सान्याल वाराणसी से हैं, वो इसी घराने की अच्छी प्रसिद्ध प्राप्त व्यक्तियां हैं। अब देखिए, आपको पर्टिकुलर शैली लिखनी है तो एक दो तो उसके रूल्स लिखो, बताओ कैसे, कहां पे क्या क्या है, उसमें क्या नहीं है, कौन सी भाषा का प्रयोग है, किस टाइम पे इसको अच्छा खासा संरक्षण मिला, किस टाइम पे अपने शिखर पे पहुंचा, और एक आध उससे संबंधित घराना बताना है आपको, और एक दो बतानी है उससे संबंधित व्यक्तित्व के नाम। ठीक है, इस पैटर्न को फॉलो करते हुए करना, सारी चीजें प्रिपेयर हो जाएंगी। याद तो देखो करना पड़ेगा ना, कुछ भी नहीं लिख के आ सकते ध्रुपद में। यूनिवर्सिटी तो म्यूजिक, यूनिवर्सिटी एग्जाम तो है नहीं, ये म्यूजिक कह रही हूँ। ख्याल, ये भी हिंदुस्तानी संगीत ख्याल शैली जो इसकी उत्पत्ति है उसका श्रेय किसको जाता है? आमिर खुसरो को, तो इसमें आपको नाम देना ही देना है। हालांकि ख्याल को विशेष महत्व जौनपुर के शर्की सुल्तान मोहम्मद शर्की ने दिया था। इसमें संगीतज्ञ जो होगा उसको ध्रुपद की अपेक्षा ज्यादा स्वतंत्रता, उसमें तो फिक्स्ड रूल्स है ना ध्रुपद में, तो इसमें थोड़ा सा फ्रीडम मिली हुई है। और इसकी जो रचनाएं हैं, जो इसमें लिखी जाती है रचना, उनको क्या कहते हैं? बंदिश। और किराना आपने सुना होगा घराना, और आगरा घराना, वो ख्याल गायन के लिए ही सबसे प्रसिद्ध है। फिर है आपका तराना। इसका विकास भी अमीर खुसरो के प्रयासों से ही हुआ था। ख्याल और तराना दो अमीर खुसरो से संबंधित हो गए हैं। इसमें लय को प्रमुखता दी जाती है, इसे तेज गति में गाया जाता है। और मेवाती घराना के पंडित रतन मोहन शर्मा है, वो तराना जो शैली है उसके प्रसिद्ध गायक है। ठुमरी, ये तो आपने सुना भी होगा, ये तो बड़ी बॉलीवुड मूवीज में इसके ऊपर डांस परफॉर्मेंसेस वगैरह भी हैं। माधुरी दीक्षित ने काफी की हैं परफॉर्मेंसेस। ठुमरी हिंदुस्तानी संगीत की एक अर्ध शास्त्रीय शैली है, ये सुगम संगीत है, फ्यूजन म्यूजिक जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, इसकी गायकी में नृत्य की गति और भाव का एहसास रहता है। इसके ऊपर भक्ति आंदोलन का काफी प्रभाव है। और ठुमरी गीतों का विषय क्या होगा? प्रेम या फिर भक्ति। और इसकी जो रचनाएं हैं वो कौन कौन सी भाषा में होंगी? हिंदी, ब्रजभाषा और अवधी। उत्तर प्रदेश में ठुमरी के दो प्रमुख घराने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, बनारस और लखनऊ घराना इसी से आता है। बात संगीत की चल रही है, अभी जब नृत्य आएगा तो उसमें फिर से आएंगे घराने। बेगम अख्तर ठुमरी की प्रसिद्ध गायिका है, सबसे फेमस है ये, और फैजाबाद में इनका जन्म हुआ था। आपको डेट याद करने की इतनी जरूरत नहीं है, कर लें तो अच्छी बात है। ठीक है, तो ये वाले आपने देख लिए। अब घराने आ गए, अब घरानों को भी देखना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा। पहला आ गया आपका बनारस घराना। अब ये भारतीय तबला वादन के लिए 6 प्रसिद्ध घरानों में से एक है, वन ऑफ द 6 फेमस तबला घरानास। इसका जो विकास हुआ वो कहाँ होगा? जो काशी नरेश थे उनके संरक्षण में इसका विकास होगा। पंडित जानकी प्रसाद इसके संस्थापक या फिर फाउंडर माने जाते हैं। इसमें गायन, वादन, नृत्य तीनों को ख्याति प्राप्त है, और मुगल प्रभाव ज्यादा इस पे नहीं पड़ा है। इसके संगीतज्ञों को हमेशा हिंदू राजघराने के साथ काम करने का मौका मिला। गिरिजा देवी आपने नाम सुना होगा, सिद्धेश्वरी देवी, ये बनारस घराना से ही संबंध रखती हैं। छोटी मैना, बड़ी मैना, रसूलन बाई इस घराने की प्रसिद्ध ठुमरी टप्पा गायिका हैं। इसमें भी अलग शैलियां हैं। ठीक है, और इसमें पंडित राम सहाय, पंडित जानकी मिश्र, किशन महाराज, दुर्गादास सहाय, अनोखे लाल मिश्र, ये सब तबला वादक हैं। अब एक संगीत घराना है पूरा, तो उसमें कोई नृत्य करेगा, कोई गाएगा, कोई वाद्य यंत्र बजाएगा, तो वो ऐसे करके तो पूरा घराना बनेगा ना। ठीक है, फिर आता है आपका लखनऊ घराना। अब इसकी जो नींव रखी, अब इसकी याद रखना, पंडित जानकी प्रसाद फाउंडर, इसकी नींव किसने रखी? उस्ताद बख्शू खां। ऐसे आपको एसोसिएट करके और पीछे स्क्रॉल करके, पीछे देख देख के एक दो बार वीडियो देखोगे याद हो जाएगा। अब अवध, जाहिर सी बात है लखनऊ का संबंध, अवध के जो आखिरी नवाब थे, नवाब वाजिद अली शाह, उनके संरक्षण में इस घराने का विकास हुआ था। इसमें गायन, वादन, नृत्य तीनों विधाओं के लिए जाना जाता है। ठाकुर प्रसाद महाराज इस घराने को संस्थापक माने जाते हैं। नींव रखी उस्ताद बख्शू खान ने, संस्थापक कौन है? ठाकुर प्रसाद महाराज। मुर्शीद कुली अली खान को लखनऊ ख्याल गायकी का जनक माना जाता है। ख्याल गायकी जो है लखनऊ घराने की ख्याल गायकी, देखिए ख्याल गायकी अलग होगी, लखनऊ घराने की ख्याल गायकी का जनक अलग होंगे। फिर सूरज खान है, कासिम अली, धन्नोबाई, रहीमन बाई, ये सब जो हैं इसके ख्याल गायक हैं। मलिकाए गजल, किसका नाम था मलिकाए गजल? बेगम अख्तर, लखनऊ घराने से थी। और तबला के लिए पूरब घराना भी कहते हैं इसको, तबला वादन के लिए। और तबला विरासत और कथक विरासत के लिए एक शिष्यत्व परंपरा है। ये दो परंपराएं तबले के 6 प्रमुख घरानों में से एक है, और कथक के 3 घरानों में से एक होने के लिए जानी जाती है। तो लखनऊ घराना काफी इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए। फिर आपका है कानपुर घराना। इसके संस्थापक है नियामत खान। वीणा सहस्त्रबुद्धे कानपुर के हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की एक भारतीय गायिका और संगीतकार थी। और इस घराने के प्रमुख गायक हैं उस्ताद बहादुर खान, उस्ताद अमीर खान, वजीर खान, नजीर खान और इनायत हुसैन खान। फिर आता है आपका इटावा घराना।
ये जो घराना है ये सितार और सुरबहार वादकों के लिए जाना जाता है। सुरबहार जो है ना ये सितार जैसा ही होता है, ठीक है। और वहीद खान और विलायत खान जो हैं इसके दो, ये जो छोटे छोटे दिए हुए हैं इनको आप कहीं पे एग्जाम्पल देने के काम में ले सकते हो, और जो बड़े दिए हुए हैं उनको पूरा पूरा प्रिपेयर करो, ठीक है। और जब आएगा कि प्रमुख संगीत घरानों के बारे में कुछ लिखिए तो उसमें आपको 4-5 लिखने पड़ेंगे, ठीक है। फिर आता है आपका किराना घराना, ये भी काफी फेमस है, मुजफ्फरनगर में पड़ता है किराना, वहां से इसकी शुरुआत हुई थी। और ख्याल गायन जो है इसका काफी पॉपुलर है, और नायक गोपाल हैं उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। फिर बाद में 20वीं सदी के दौरान अब्दुल करीम खान और अब्दुल वहीद खान ने इसको काफी विकसित किया और काफी लोकप्रिय बनाया। पंडित भीमसेन जोशी, सबने नाम सुना होगा। गंगूबाई हंगल के अतिरिक्त मन्ने खान, रोशनारा बेगम, हरीबाई वरोदेकर और प्रभात रे इस घराने के प्रसिद्ध गायक और गायिकाएं हैं, ठीक है। फिर आएगा आपका आगरा घराना। अब आगरा घराना जो है वो नौहर बानी से निकली हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन संगीत की परंपरा है, ठीक है। अब तक नौहर बानी को दिल्ली के सम्राट अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान लगभग 1300 ईसा पूर्व में खोजा गया था। तो ये आपको अलग फैक्ट आ गया इसमें, तो ये आपको लिख के आना पड़ेगा। अब इसमें क्या था, इसके पहले जो ज्ञात नोन संगीतकार रहे हैं वो रहे नायक गोपाल। इस घराने के संगीतज्ञ हैं हाजी सुजान खान, वो इसके संस्थापक माने जाते हैं, जिनके लिए माना जाता है कि उन्हें बादशाह अकबर द्वारा दीपक ज्योति की उपाधि दी गई थी। दीपक ज्योति कौन? संगीतज्ञ हाजी सुजान खान। किस घराने की बात हो रही है? आगरा घराने की। सब देखते रहो, सब फ्लो में आदमी सब छोड़ देता है, याद नहीं रहती चीजें, ठीक है। फयाज खान द्वारा 20वीं शताब्दी में सुधारीकरण कर इसे लोकप्रिय बनाए गए, थोड़े से इसमें अमेंडमेंट्स करे गए। जब थोड़ा सा इसको अमेंड कर दिया तो उसको बोले जाने लगा रंगीला घराना। और इसमें बंदिश पे विशेष ख्याल देते हैं। अभी आपने ऊपर देखा है बंदिश क्या होती है। इसमें ध्रुपद राग की नौहर गायन शैली का पालन किया जाता है। ठुमरी गायन भी इसमें काफी प्रचलित है, और इसके अलावा कव्वाल बच्चा घराना भी इसको बोलते हैं। दयाल खान, मोहसिन खान नियाजी, विजय किचलू, स्वामी बल्लभदास, शफी अहमद, सादिक अली खान, फजल अली खान, ये सब इसके प्रसिद्ध गायक हैं। ऐसे याद करते चलो, पुराना भी देखते चलो जरूर से, ठीक है, नहीं तो भूल जाते हैं। फिर है आपकी सहारनपुर शाखा, सहारनपुर ब्रांच। इस घराने के संस्थापक हैं सूफी संत खलीफा मोहम्मद जमा। होरी ध्रुपद शैली आपको लिखना पड़ेगा इसमें। अब देखिए डिटेल में तो जाना नहीं है, अगर आपने किया होगा म्यूजिक का कोर्स तो आपको पहले आता होगा हमसे ज्यादा इसमें। भाई आपको अपने जीएस पेपर के लिए सिर्फ जनरलिस्ट बनना है, स्पेशलिस्ट नहीं बनना है। तो होरी ध्रुपद शैली के लिए जाना जाता है, और डागर वाणी से संबंध इस घराने का है। बंदे अली खान, नसीर मोइनुद्दीन डागर, नसीर अमीनुद्दीन डागर, नसीर जहूरुद्दीन डागर, तो तीनों नाम ऐसे याद हो जाएंगे। और नसीर फयाजुद्दीन डागर, ये जो है इसके प्रमुख गायक हैं सहारनपुर शाखा के। फिर है शाहजहांपुर घराना। इस घराने में सरोद वादक होते हैं ना, उसके लिए ये काफी प्रचलित है, काफी फेमस है। और कासिम अली, इनायत अली, ये सब जो हैं इस घराने के प्रमुख वादक हैं। अब देखिए भिंडी बाजार घराना, नाम इतना बढ़िया है कि भूल ही नहीं पाएंगे। ये मुरादाबाद के छज्जू खां और करीम खान ने इसको शुरू किया था, और ये मुंबई के भिंडी बाजार में बसे थे, तो उसी नाम से इन्होंने उसकी शुरुआत की थी। थे वो मुरादाबाद के। लता मंगेशकर, वेरी इंपॉर्टेंट, उन्होंने इस घराने के अली खान से शिक्षा प्राप्त की थी, ठीक है। रामपुर घराना, इस घराने में रामपुर के शाही दरबार का जो था उनका संरक्षण इस घराने को मिला हुआ था। इनायत खान ने इसको स्थापित किया रामपुर घराना को, और हैदर खान, फिदा हुसैन खान, मुश्ताक हुसैन खान, ये सब जो है, उस्ताद निसार हुसैन, ये इस घराने के गायक हैं। अतरौली घराना, ये जो घराना है अलीगढ़ से संबंध है इसका, अतरौली कस्बा पड़ता है, और काले खान, चांद खान इसके मुख्य संस्थापक हैं। और इसकी जो गायन शैली है वो ध्रुपद, ख्याल दोनों का ही अनुसरण करती है। इसका अतरौली का हुसैन खान, छज्जू खान, खैराती खान अतरौली इसी घराने से, खैराती खान अतरौली घराने से संबंधित हैं। फतेहगढ़पुर सीकरी घराना, जहांगीर के शासनकाल में जैनू खान और जोरावर खान ने उसको स्थापित किया था, और इसमें भी दोनों ही शैलियां हैं, ख्याल भी है, ध्रुपद भी, जैसे अभी देखा था आपने अतरौली घराने में। तो कितने घराने देख लिया अब आपने? देखिए जरा रिवाइज कीजिए। बनारस घराना याद आ रहा है कुछ? लखनऊ, कानपुर, इटावा, किराना, आगरा, सहारनपुर, शाहजहांपुर, भिंडी बाजार, रामपुर, अतरौली और फतेहगढ़पुर सीकरी। अब बताइए इससे बाहर तो नहीं आएगा सवाल, पढ़ के जाएंगे अच्छे से तो फिर आप जरूर सवाल कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपने देख लिए सारे घराने। अब आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के में लोक संगीत, मतलब कि फोक म्यूजिक। फोक म्यूजिक किसे कहते हैं देख लीजिए, किसे कहते हैं, प्रॉपर डेफिनेशन देखिए, हिंदी में लिख के आने वाली। ये एक लोक गीत, एक ऐसा गीत है कैसा, जिसे पारंपरिक रूप से किसी विशिष्ट क्षेत्र की जनता द्वारा गाया जाता है, रीजनल होता है ये, ठीक है। और यह उनकी संस्कृति का हिस्सा है, उनके कल्चर में क्या चीजें हो रही हैं, क्या चीजें नहीं हो रही, उसका जो सारा कुछ प्रभाव है वो आपको लोक संगीत में देखने को मिलेगा। भारत की विशाल सांस्कृतिक विविधता के कारण भारतीय लोक संगीत भी काफी विविध है। जाहिर सी बात है, जब हर 20 किलोमीटर पे कहते हैं भाषा बदलती है, तो हर 20 किलोमीटर पे लोक संगीत भी बदल जाता होगा। सबके अपनी भाषाओं के कुछ गाने नहीं होते हैं, वो है ये। आजकल आपने देखा होगा मैथिली ठाकुर हैं बिहार की, कितना बढ़िया गाती हैं,
उन्होंने बड़े फेमस कर दिए हैं ये जो राम सीता विवाह से रिलेटेड गाने हैं, वो सब क्या है, फोक म्यूजिक ही तो है वो पर्टिकुलर, पर कितना फेमस कर दिया उसको, हर जगह उनको बुलाया जाता है, हर जगह उनसे गाना गवाया जाता है। वो किसी शो पे आई थी और देखिए जीती भी नहीं थी, या जीती थी शायद, पता नहीं मुझे, लेकिन वो आई किसी शो पे थी, कलर्स वलर्स पे आता था कोई शो, और उससे देखो जरा कितनी फेमस हो गई है। छोटी सी लड़की, बहुत अच्छा गाती है, भाई रहते हैं दोनों साथ में तबला बजाते हैं, देखा होगा, वो सब जानते हो। इसके कई रूप हैं। लोक संगीत शब्द की उत्पत्ति कहां से होती है, 19वीं शताब्दी से, किंतु इस शब्द का प्रयोग अक्सर उससे भी पुराने संगीत के लिए प्रयुक्त किया जाता है। गांव के लोक संगीत में ग्रामीण समाज की झलक देखी जा सकती है। ये गीत न केवल ग्रामीण जनता के बीच मनोरंजन का माध्यम है, बल्कि ग्रामीण समाज का प्रतिबिंब भी है। इसको आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। अब लोक संगीत है कहीं का, लोकगीत संगीत जो भी, उसकी कुछ विशेषताएं, रागिनी नहीं है, रागिनी हरियाणा की, तो रागिनी क्या है, लोक क्या कहते हैं, फोक म्यूजिक ही तो है। तो इसमें आप एग्जाम्पल में इससे अलग भी डाल सकते हैं कि ऐसे भाई जो हो उत्तर प्रदेश का फेमस, आपके एरिया का हो कोई फेमस, उसको आप डाल सकते हैं आराम से। अब देखिए विशेषताएं क्या होंगी इसकी, इसका कोई निर्धारित लिखित नियम नहीं होगा, जाहिर सी बात है, लेकिन एक विशेष पैटर्न जरूर होगा, जिससे राइम करें वर्ड्स। संगीत के गीतों में दोहराव देखा जाएगा, कीवर्ड्स अंडरलाइन कर रही हूं मैं, सिर्फ यही देखते जाओ। पहली पंक्ति सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी और आमतौर पर अन्य पंक्तियां इसकी तुकबंदी के लिए निर्धारित की जाएंगी, राइमिंग के लिए, ठीक है। फिर कुछ लोकगीत ऐसे होंगे जिसमें बोल प्रश्नावली के प्रारूप होंगे, जहां पर पहले अंतरे में एक प्रश्न पूछा जाएगा और फिर बाद में जो बाकी के छंद आएंगे उनका प्रयोग उस जो पहले छंद में प्रश्न पूछा गया उसके उत्तर के रूप में उसको किया जाएगा। और ज्यादातर जो लोकगीत होंगे उसमें विभिन्न देवताएं जैसे कि राम, कृष्ण, सीता, पार्वती, ये सब पौराणिक पात्रों को लेके वास्तविक जीवन से जोड़ते हुए उनके ऊपर संगीत बनाया जाएगा। और ये जो गीत है सबसे दलितों को खड़े होने और उनके अधिकारों के लिए लड़ने हेतु प्रोत्साहित करते हैं। बहुत फेमस, बहुत इंस्पायरिंग भी होते हैं ना फोक म्यूजिक। और इसके जो बोल होंगे वो स्वाभाविक और धारा प्रभाव प्रवृत्ति के होंगे। ये लिख के आने आपको लाइन्स, बोलचाल की भाषा में नहीं लिख के आना है, ऐसी बस आंसर इतना ज्यादा फैक्ट एनरिच्ड और इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए आपका कि लिखा होना चाहिए वहां पे एसएससी ज्ञान, एससीएस ज्ञान, ठीक है ना, याद रखना ये चीज, मतलब पता होना चाहिए कि आप पढ़ के आए हैं। इतनी मेहनत कराई जा रही है, बताइए आपको, आप भी किताब ले लीजिए मार्केट से, अपना पढ़ लीजिए, अपना आंसर बना लीजिए। यहाँ पे आपका 50 to 60% काम हो रहा है एक वीडियो देखने से। अगर किसी को ये नहीं समझ में आ रहा है ना कि वीडियो की वैल्यू क्या है, तो मैं बता दे रही हूँ कि 50 to 60% काम इनिशियल स्टेज का यहीं पे खत्म हो जा रहा है। अब क्या करना है, आंसर एनरिच करना है, अपने कीवर्ड्स एक पेज पे लिख लेने हैं और बस उसको रिवाइज करना। देखिए रिवाइज तो हमेशा स्टूडेंट्स ही करते हैं, रिवाइज मेंटर्स नहीं कर सकते हैं। जिसमें 2 बार मैं आपको बता भी रही हूँ चीजें कि ये कीवर्ड्स लिख लो, और देखो ये पूरा 2 घंटे का लेक्चर मान लो आप देख रहे हो, कोई आधे घंटे का देख रहे हो उसको 15 मिनट में समेट लो, 2 घंटे का देख रहे हो उसको 1 मिनट में समेट लो। जब रिवाइज करने पे आओगे ना तो बहुत जल्दी जल्दी चीजें रिवाइज होंगी। फिर देखो पेन कैसे चलता है, आंसर लिखना शुरू करो, आंसर लिखना शुरू करो, लिखते लिखते आ जाएगा। नहीं भैया लिखते लिखते नहीं आएगा, पहले एक बेस बना होना बहुत जरूरी है। अब मेरे पीछे मत पड़ जाना कि नहीं आंसर राइटिंग तो आंसर लिखते ही आती है, आपको ये कराई जा रही है इनिशियल स्टेज, इसके बाद है आपके ऊपर दारोमदार कि आप इतनी प्रैक्टिस कीजिए कि बस हदें पार हो जाएं। फिर आप अपना आंसर एनरिच कीजिए। अभी जब आपको मॉडल आंसर्स की प्रैक्टिस कराई जाएगी ना, 500 बेस्ट मॉडल आंसर्स का वो आएगा, क्या बोलते हैं मॉड्यूल, तब आप देखना सारी चीजें आपकी उसमें रिवाइज और फिनिश हो जाएंगी, ठीक है। चलो थोड़ा बहुत ज्ञान जरूरी है, स्माइल करते रहो। चलो तो अब कुछ आपने देख ली इसकी विशेषताएं लोक संगीत की। अब आप एग्जांपल्स वगैरह देख लीजिए। कजरी की उत्पत्ति कहां से हुई है, कालीन भैया के मिर्जापुर से, पेपर में मत लिखाना। इस संगीत को उदासी के रूप में जाना जाता है। उदासी किस चीज की है, औरतों की उदासी है, महिलाओं की। मॉनसून का टाइम है, अकेले दिन में वो बैठ के गा रही है गाना, जब उनके जो हस्बैंड्स हैं वो बहुत लंबे समय तक उनसे दूर हैं। सोहर तो आप सबने सुना होगा, जब किसी घर में कोई संतान होती है, बच्चे का जन्म होता है तो उस पर गाया जाता है, ये मंगल गीत है, ठीक है। और संतान के जन्म और उससे संबंधित अवसर, जैसे सारे अवसर नहीं होते हैं बच्चे के जन्म से, छठी होती है, बहुत कुछ होता है, सतमासा इत्यादि, ये सब पे गाया जाता है। इन गीतों में संतान का जन्म, उससे संबंधित कहानियां, उत्सव, उन सबके सुंदर वर्णन मिलते हैं। और जब बात होती है बच्चे के जन्म की, तो राम जन्म और कृष्ण जन्म तो पीछे छूट नहीं सकते, उनकी सुंदर कथाएं भी सोहर में ही गाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश में राम के जन्मदिन को रामनवमी और कृष्ण के जन्मदिन को कृष्णाष्टमी के रूप में भी भजन के तौर पर सोहर गाने की परंपरा है, ठीक है। फिर है आपका कहारवा। ये जो लोक कथा है इसमें अभिव्यक्ति हृदय के भाव परिणयपूर्ण अभिव्यक्ति से परिणित होते हैं, लिख के आना है। यह गीत हमेशा एक ड्रम वादक द्वारा गाया जाता है जो राय के नर्तक का अनुसरण करता है। यही कारण है कि इस नृत्य को राय कहरवा इस नाम से भी जाना जाता है। फिर आता है आपका आल्हा। आल्हा नाम सुनते ही आपको पुराना लेक्चर याद आना चाहिए।
एक अंग्रेज भी था जिसने इसके सारे उसको ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में। अब नहीं याद आ रहा तो पुराना लेक्चर देखो। आला पाठ सदैव मानसून के दौरान किसानों के मनोरंजन के लिए आयोजित किया जाता है। जब भारी मानसून के दौरान किसान अपने कृषि कार्यों से मुक्त हो जाते हैं, फ्री होते हैं, वो कहीं आ जा भी नहीं सकते, तो वो आराम से बैठते हैं, वहां पे आला पाठ के माध्यम से ऐतिहासिक नायकों के वीर कर्मों का वर्णन करते हैं, मनोरंजन करते हैं। इसके अतिरिक्त किसानों की भावनाएं भी जागृत होती हैं। बहुत मीनिंगफुल होते हैं ज्यादातर फोक म्यूजिक, ऐसे बॉलीवुड म्यूजिक की तरह नहीं होते कुछ भी रैप कर दिया बोलने के लिए, ठीक है, नो ऑफेंस बट स्टिल। नौका झक्कड़ू, ये जो है नाई का गीत, बार्बर्स सॉन्ग, इसको बार्बर नाई समझ गए ना, उसके गीत के रूप में माना जाता है। बंजारा और नजाव, ये जो बंजारा और नजाव रात के समय तेली समुदाय है, ये तेली कम्युनिटी, वो गाती है नाइट, इट इज अ टाइप ऑफ नाइट सॉन्ग, ठीक है ना, रात को गाए जाने वाले गीत हैं ये। फिर है आपकी गजल, गजल कौन नहीं जानता, अरबी कविता से इसकी उत्पत्ति होती है, किसी पंक्ति या औदे के एक रूप है, और किसी गजल को किसी से बिछड़ने, अलगाव के दर्द और उस दर्द के बावजूद उमड़ने वाले प्रेम की सुंदरता की काव्य अभिव्यक्ति समझा जा सकता है। ये लाइन लेके आ जाना, ठीक है। तो गजल तो खैर सबने सुनी होगी, आज तक फेमस है गजल, तो सब वो जगजीत सिंह है, सबने सुना ही होंगे उनकी गजलें, पंकज उदास, इन सबकी। चलिए तो ठीक है, इतनी चीजें देख ली, तो ये सारी के सारे अपना लिख दो एक एक लाइन, उसके एग्जांपल्स प्रिपेयर कर लो भाई, ठीक है। चलिए तो अब देख लेंगे हम नृत्य, ठीक है, डांस। अब उत्तर प्रदेश वो स्थान है जहां भारत के 6 प्रमुख शास्त्रीय नृत्य, 6 हैं, ये सही लिखा है या गलत लिखा है बताइए जरा। ये गलत लिखा है, आप मुझे बताएंगे कितने हैं शास्त्रीय नृत्य, क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया कितने हैं, 6 गलत हैं, आप मुझे सही कमेंट करके बताइए। तो उनमें से एक आप जानते हैं कथक है, तो कथक का विकास यहीं से हुआ था, और नृत्य कथा जो है शब्द से प्रेरित है, जिसका अर्थ होता है कहानी। कथक कथा, वर्ड से ही पता चल रहा है ना, जो कथाकार होते थे उनका जो डांस फॉर्म डेवलप होके आता है उसको हमने कहा कथक। शुरुआत हुई 7वीं शताब्दी ईस्वी से, और कथक में चेहरे के भाव के साथ साथ पैरों की अनवरत गति का बहुत महत्व होता है। आप देखा होगा कथक डांस तो जनरली आता भी है ही सबको थोड़ा बहुत करना। अन्य महत्वपूर्ण नृत्य जिन्होंने पर्यटकों का ध्यान आकर्षण किया है वो है हुड़का बॉल, एक तो आपका कथक हो गया उत्तर प्रदेश की, जब बात करेंगे तो एक आएगा हुड़का बॉल। इसमें क्या होता है, जब पैडी और मेज, धान और मक्का की जब खेती होती है उसके दौरान इसको प्रदर्शित किया जाता है। निश्चित दिन प्रारंभिक रिवाजों के पूर्ण कर लेने के बाद विभिन्न खेतों में बारी बारी इस नृत्य को किया जाता है, इसको ऑस्पिशियस शुभ मानते हैं बहुत ज्यादा। रास नृत्य, रास किससे संबंधित है, ये कृष्ण भगवान के प्रारंभिक जीवन की कहानियां कहता है तथा ये जन्माष्टमी के अवसर पर आयोजित किया जाता है। रासलीला होती है ना। अपनी उत्साही हरकतों में इस नृत्य के दौरान लोग अपने देवताओं पर विश्वास व्यक्त करते हैं, या उनका विश्वास दिखाई देता है, कैसे भी बोल लीजिए, और निश्चित ही आप ऐसी सभाओं में इसे अनुभव कर सकेंगे। तो जब इंट्रोडक्शन आए तो आप इस चीज को, 2 नाम को यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। धुन व ताल के साथ नृत्य, अब लोक नृत्य में भी समृद्ध विरासत पाई जाती है हमारे प्रदेश में। अब यहाँ पे सब सारे अवसरों पे, सारे ओकेजन्स पे, चाहे वो जन समाने का आनंद हो, दुख व्यक्त करना हो, विशिष्ट लोक गीत हैं, सब कुछ, हर चीज यहाँ पे, हर पर्टिकुलर इवेंट के लिए एक गीत या नृत्यों की आपको अवेलेबिलिटी, उपलब्धता मिल जाएगी। किसी भी अवसर को आनंदमय बनाने हेतु महिलाएं रंगीन परिधानों से सुसज्जित होकर पुरुषों के साथ गीत गाने व नृत्य करने के लिए तैयार रहती हैं, ठीक है। प्रदेश के नृत्य प्रारूप बहुत प्रसिद्ध हैं, इनमें बहुत से विदेशियों को भी सहभागिता हेतु आमंत्रित किया जाता है। आपने सुना होगा रासलीला, रामलीला, ख्याल, नौटंकी सुना होगा आपने जरूर, ठीक है। नकल बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें दर्शकों के मनोरंजन हेतु नृत्य के माध्यम से महाकाव्यों की कथाएं भी वर्णित की जाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि डांस फॉर्म से आप सिर्फ एंटरटेनमेंट कर रहे हो, किसी गाथा को आपको कहना है। आपने देखा होगा सरस्वती वंदना में भी डांस होता है कई स्कूलों में, गणेश वंदना, ये सब नहीं होती हैं, तो इस सब में डांस के रूप से इसको आप प्रस्तुत कर सकते हो। और सभी कहते हैं ऐसा कि डांस, एक कोटेशन है इंग्लिश में, डांस लाइक नो वन इज वॉचिंग, मतलब ऐसे नाचो कि जैसे कोई देख ना रहा हो। तो डांस जो है वो बहुत ही अच्छा, बहुत पावरफुल मीडियम है एक्सप्रेशन का, ठीक है। तो कथक दिया हुआ है यहाँ पे, उत्तर भारत के गर्व, कथक का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ, ऐसे लिख के आना, देखो कितना मस्त लगेगा। और यह शास्त्रीय नृत्य के 8 प्रारूपों में से एक महत्वपूर्ण नृत्य शैली है। नृत्य का यह प्रारूप रामायण व महाभारत का महाकाव्यों की कथाओं को लयबद्ध कदमों की ताल पर, दर्शनीय घुमावों व भंगिमाओं का घुंघरुओं की ताल पर नाटकीय प्रस्तुतिकरण है। कथक नृत्य से संपूर्ण विश्व में ख्याति अर्जित की है। अब कथक जो है वो प्राचीन शास्त्रीय नृत्य की मुख्य शैलियों में से एक है, और ऐसा माना जाता है कि इसका जो विकास हुआ वो उत्तर भारत में हुआ, और जहां पे कथाकार, मैंने आपको बताया कथाकार, ये बंजारे होते थे जो एक जगह से दूसरी जगह जाके भ्रमण करते थे, और यही कथाकार थे जो संगीत, नृत्य, गीतों के माध्यम से प्राचीन ग्रीक रंगमंच की
जो जैसे ग्रीक रंगमंच में होती थी ना, क्या बोलते हैं, कहानियां, ऐसे ही पौराणिक कहानियों का संचार ये कथाकार किया करते थे। और भक्ति आंदोलन, जब भक्ति आंदोलन आया, मैंने आपको पहले लेक्चर में भी बताया था, भक्ति आंदोलन से सारे जो नियम थे, कानून थे, वो टूट गए थे, सबके लिए, सबको सम्मिलित कर लिया था भक्ति आंदोलन ने। तो उसके दौरान विकसित नृत्य की यह शैली आस्तिक भक्ति की प्रवृत्ति थी, जिसका विकास मध्ययुगीन हिंदू धर्म में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइंस, प्लीज ध्यान दीजिए, मैं बार बार कह रही हूं। कथाकार लयबद्ध पैर थिरकन, हाथ के इशारे, चेहरे के भाव, आंखों के भाव, इस सब के माध्यम से कहानियों का संचार करते थे, कहानियां कहते थे, ऐसे भी आप बता सकते हैं। और यह प्रदर्शन कला, जिसमें प्राचीन पौराणिक कथाओं और महान भारतीय महाकाव्य, विशेष रूप से भगवान कृष्ण के जीवन से किंवदंतियों को शामिल किया गया है, उत्तर भारतीय राज्य के दरबार में काफी लोकप्रिय थी। इस शैली के 3 विशिष्ट रूप, मतलब 3 घराने या स्कूल कहा जाता है, जो एक दूसरे से पैरों की थिरकन और अभिनय कौशल के आधार पर भिन्न है। आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंस क्या है, वो पैरों की थिरकन और जो उनका अभिनय कौशल है, उसके बेसिस पे इनके बीच में डिफरेंस। और ये घराने कौन कौन से हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपका जयपुर घराना, बनारस घराना और लखनऊ घराना। ये आप अभी संगीत में भी पढ़ के आए हो, लेकिन वहां पे जयपुर घराना नहीं था। ध्यान दे रहे हो, याद आ रही है नहीं आ रही है चीजें, ध्यान देते चलो, ठीक है। तो अब इसका इतिहास और विकास, भाई कथक पे सवाल आने की ज्यादा संभावना है, क्योंकि कथक जो है, जब हम सारे शास्त्रीय नृत्यों की बात करते हैं तो मैच द फॉलोइंग में प्रीलिम्स में सवाल आता है, कौन सा शास्त्रीय नृत्य कौन से स्टेट से जुड़ा हुआ है। तो भाई कथक तो जुड़ा उत्तर प्रदेश से हुआ है, और उत्तर प्रदेश का पेपर है, उत्तर प्रदेश का पेपर है, और भाई ऑप्शनल हटा के यूपी स्पेसिफिक पूछना है। तो सोचिए कथक की आने की संभावना ऊपर ऊपर जा रही है, नीचे नीचे आ रही है, ठीक है। चलो, तो इतिहास और विकास देख लो, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट। इस नृत्य का वर्णन मूल रूप से प्राचीन भारतीय नाट्य शास्त्रीय संगीतज्ञ भारत मुनि ने किसमें किया हुआ है, नाट्य शास्त्र में। आप जानते हैं नाट्य शास्त्र को ट्रीटाइज कहते हैं डांस एंड म्यूजिक की, ठीक है। तो ये जो है कलाओं, जितनी भी कलाएं हैं उस पर आधारित संस्कृत का हिंदू पाठ है। ऐसा माना जाता है कि उपरोक्त पाठ का पहला प्रथम संस्करण 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच संपन्न हुआ था, किंतु कुछ स्रोतों में, ये समय आपको लिखना जरूरी नहीं है, इस पाठ में विभिन्न अध्यायों से संरचित हजारों छंद शामिल हैं, जिनके आधार पर इस नृत्य को 2 विशेष रूप से विभाजित किया गया, जिसमें से एक भाव है नृत्ता, ध्यान दीजिएगा, नंबर 1, और दूसरा आपका है नृत्य। नृत्य में क्या होगा, हाथ की चाल और हाव भाव की परिवर्तिता शामिल होगी, मतलब कि हैंड और लेग जो मूवमेंट है और आपके जो हाव भाव हैं, आपके जो एक्सप्रेशंस हैं, उनका डिफरेंस। और दूसरा नृत्य है जो कि एक अभिव्यंजक नृत्य प्रकार है, जहां पर केवल चेहरे के भाव पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। समझ में आ गई बात, दोनों के डिफरेंस समझ में आ गए। रूसी विद्वान नतालिया लिडोवा का कहना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जब किसी का कहना हो जाता है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको कोट करके आना चाहिए। नाट्य शास्त्र में भारतीय शास्त्रीय नृत्यों के विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन किया गया है, जिसमें भगवान शिव के तांडव नृत्य, अभिनय के तरीके, खड़े होने की मुद्रा, हाव भाव, बुनियादी चाल ढाल, भाव और रस शामिल हैं। और मैरी स्नोडग्रास कहती हैं कि इस नृत्य शैली का विकास 400 ईसा पूर्व में हुआ था। भारत के मध्य प्रदेश के सतना जिले के एक गांव बरहुत को प्रारंभिक भारतीय कला का प्रतिनिधि माना जाता है। 2री शताब्दी ईसा पूर्व में वहां से प्राप्त नर्तकियों की मूर्तियों को अलग अलग ऊर्ध्वाधर मुद्राओं में रखने पर हमें कथक चरणों का बोध होता है, जिसमें से कई चरण पटाका हस्त मुद्रा को दर्शाते हैं। और कथक शब्द वैदिक संस्कृति शब्द कथा से प्रेरित है, जिसका अर्थ है कहानी, स्टोरी, काटा नहीं है ये, ठीक है। तो ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट है। पाठ आधारित विश्लेषण के माध्यम से कथक को एक प्राचीन भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप में वर्णित किया गया है, जिसका विकास संभवतः बनारस या वाराणसी में हुआ था, और फिर ये जयपुर, लखनऊ और उत्तर पश्चिम के बहुत से अन्य क्षेत्रों में इसका विस्तार और विकास होता चला गया, ठीक है। तो इसमें से आप 2-4 की पॉइंट्स अपने लिखना और प्रैक्टिस करना, तो आंसर बढ़िया बनेगा ही बनेगा। कथक का भक्ति आंदोलन से संबंध, सिंपल क्वेश्चन आ सकता है ये, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ कथक विद भक्ति मूवमेंट। इंग्लिश में बता रही हूं पर हिंदी में समझ गए हो ना, क्योंकि अब इस पे भी कमेंट्स आने लग जाएंगे, ठीक है। कथक के लखनऊ घराने की स्थापना, कथक में घराने अभी आपने 3 देखे थे ये रे, ठीक है। अब कथक का जो लखनऊ घराना, उसकी स्थापना जो थी वो भक्ति आंदोलन के टाइम पीरियड में हुई थी, और उसी के एक भक्त थे ईश्वरी प्रसाद, इन्होंने ही इसकी स्थापना की थी। संगीत वाला याद आ रहा है, लखनऊ घराना में कौन संस्थापक माने जाते हैं, आ रहा है याद, बैठ के यहाँ वीडियो में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो वापस करो वीडियो प्रिपेयर। ईश्वरी दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्थित हंडिया गांव में के रहने वाले थे, और माना जाता है भगवान कृष्ण उनके सपनों में आते थे, और उन्हें इस नृत्य को पूजा के रूप में उन्होंने विकसित करने के लिए निर्देश दिए थे। उन्होंने अपने बेटे अडगुजी, खडगुजी और तुलाराम जी को यह नृत्य सिखाया, जिन्होंने आगे जाकर अपने वंशजों को, मतलब हेरिडिटरी वे में जनरेशन टू जनरेशन इसको पास ऑन किया, और ये जो परंपरा थी ये 6 पीढ़ियों तक चलती रही। इस प्रकार इस समृद्ध विरासत को आगे बढ़ाने का काम, जिसमें बाद में हिंदू और मुसलमान भारतीय साहित्य द्वारा कथक के लखनऊ घराने के रूप में अच्छी तरह से स्वीकार किया। और भक्ति आंदोलन के युग के दौरान कथक का विकास मुख्य रूप से भगवान कृष्ण की किंवदंतियां
और उनके शाश्वत प्रेम राधिका या राधा पर केंद्रित था, जिसका वर्णन भगवत पुराण जैसे ग्रंथों में किया गया है। इस आधार पर कथक कलाकारों द्वारा शानदार प्रदर्शन किया जाता रहा है। अब आपको जो बातें लिखनी है वो ऐसे भगवत पुराण में दिया हुआ था, ऐसी ऐसी बातों से अपने आंसर को लैस करना है, बिल्कुल समझ रहे हैं आप, एकदम ठोस और स्ट्रॉन्ग आंसर बनाना है कि बस फायर करता चला जाए आंसर, समझ रहे हैं। चलिए, तो अब आ गए, आपने लोक संगीत देखा था, अब आप लोक नृत्य देखेंगे, फोक डांसेस ऑफ इंडिया। तो बड़े इंपॉर्टेंट है ये तो भांगड़ा हो गया, सारे डांसेस के फॉर्म, ये सब क्या है, फोक डांसेस ही तो हैं अलग अलग जगहों के। तो अब आप उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य देख लीजिए। अब उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक हैं। भगवान राम और भगवान कृष्ण जैसे दिव्य पात्रों की पौराणिक कहानियों पर आधारित नृत्य नाटक यहाँ पारंपरिक रूप से शामिल रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्यों में क्या क्या है, रासलीला, रामलीला, ख्याल, नौटंकी, नकल, स्वांग, दादरा, चारकुला। ठीक है, तो अब जो इसमें से प्रमुख हैं वो हम यहाँ पे देख लेंगे। रासलीला, इस राज्य में की जाने वाली रासलीला को ब्रज रासलीला, जानते होंगे आप बहुत अच्छे से, रासलीला का नाम सुनते ही आप उसी इलाके में पहुंच जाते होंगे दिमाग में, क्योंकि इसकी उत्पत्ति जो हुई वो ब्रज क्षेत्र से ही हुई थी। ये एक नाट्य रूप है जिसका प्रदर्शन अब कई अन्य भारतीय राज्यों में किया जाता है। और इस नृत्य प्रदर्शन में कहानी, भगवान श्री कृष्ण के आकर्षक बचपन, किशोरावस्था, ये सब तो शामिल होती हैं चीजें सब रासलीला में। और जहाँ पे भगवान कृष्ण के साथ उनकी पत्नी राधा के साथ संबंधों पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया जाता है। ये उनकी पत्नी राधा नहीं होगा, हटा दीजिए इसको, ठीक है। फिर है रामलीला। रामलीला तो सब जानते हैं देखो, लेकिन सब तो जानते हैं, लेकिन लिखने पे आ जाए तो फिर लिखा नहीं जाएगा, इसलिए यहाँ पे वाली चीजें दी हुई हैं। तो उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय पारंपरिक लोक नृत्य है, ऐसे करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। और भगवान राम के जीवन से संबंधित है, विष्णु के अवतार वो माने जाते हैं। इसमें भगवान राम के अयोध्या से वनवास, रावण पर उनकी विजय, ये वाला तो दिखाया जाता है खासकर, मतलब रावण वध तक, तो ये जो है रामलीला में दिखाया जाता है। फिर है आपका ख्याल। ख्याल जो है उत्तर प्रदेश का एक अन्य लोक नृत्य है जो कई अन्य भारतीय राज्यों में भी लोकप्रिय है। शुरुआत इसकी मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में ही हुई थी एक लोक नृत्य के रूप में। फिर इसको अलग अलग शैलियों में, जो कि एक दूसरे से प्रदेश में विभिन्न शहरों में अभिनय कौशल, नृत्य कलाओं, इन सब के आधार पर इसको विभाजित किया जाने लगा, और इन्हीं सब के आधार पर ये एक दूसरे से भिन्न भी है। और कुछ लोकप्रिय ख्याल, जयपुरी ख्याल, अभिनय ख्याल, घड़स्पा ख्याल, अलीबख्श ख्याल, ये नाम हैं जो बहुत ही सूक्ष्म आधार पर, मतलब बहुत ही माइन्यूट डिफरेंसेस हैं इन सबके बीच में, लेकिन हाँ ये कैटेगरीज डिवाइडेड हैं। और ये जो लोक नृत्य है ये पौराणिक है, क्योंकि इनके माध्यम से पुराणों में विभिन्न घटनाओं का जिक्र करते हुए उन्हें बहुत ही रचनात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता रहा है। हालांकि इनके माध्यम से इन घटनाओं के ऐतिहासिक पहलुओं का भी बोध होता है। इन प्रदर्शनों में परिणय, वीरता और विश्वास आदि भावनाएं जागृत होती हैं, ठीक है। ख्याल का जो प्रदर्शन है वो एक आह्वान के साथ स्टार्ट होता है, ठीक है, जिसमें सभी सम्मानित देवताओं के भजन गाए जाते हैं। वो हम बोलते हैं ना स्टार्टिंग में, भाई गुरु को वंदना, गणपति जी की वंदना, उस तरीके से आह्वान होता है। और इनके प्रदर्शन के दौरान संगीत देने के लिए विभिन्न वाद्ययंत्र जैसे कि नक्कारा, ढोलक, झांझ, हारमोनियम, इस सब का प्रयोग भी किया जाता है। और इसमें क्या होता है, विदूषक जो होता है, जो मतलब होस्ट है, जो आपको एंटरटेन कर रहा है, वो सदैव से इस प्रदर्शन का अभिन्न अंग रहे हैं। पुरुषों द्वारा निभाए गए कलाकारों को मंच पर उस्ताद नामक एक व्यक्ति द्वारा निर्देशित किया जाता है, जो अधिकतर नाटक के निर्माता और निर्देशक होते हैं। वो हमेशा मंच पे बने रहते हैं और कलाकारों की मदद भी करते हैं। कई बार होस्ट भी होते हैं कि अच्छा आप कहानी ऐसे आगे बढ़ रही है, ऐसे आगे बढ़ रही है। कई बार नरेटर भी वही होता है, ठीक है, जो उस्ताद होते हैं। फिर है आपका नौटंकी। अब नौटंकी जो है ये लोक गीतों और नृत्यों के साथ मिश्रित लोक कथाओं और पौराणिक नाटकों से युक्त है। ये फ्यूजन है, ठीक है, जो नौटंकी है। नौटंकी, स्वांग, ये सब नहीं होते हैं। अब नौटंकी जो है ये कलाकार उन परिवार से हैं जिसमें जो पीढ़ियों दर पीढ़ी इसी पेशे में है, मतलब नौटंकी ही कर रहे हैं वो। उनमें से अधिकांश अनपढ़ हैं, हालांकि कई पेशेवर गायक भी नौटंकी मंडलियों में शामिल हो चुके हैं। जो संगीत जो इस नृत्य में प्रयोग किया जाता है वह शास्त्रीय लोकगीतों का मिश्रण होता है, और इसमें विभिन्न छंद में कविताएं लिखी जाती हैं। नौटंकी के प्रदर्शन के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाला वाद्य यंत्र क्या होता है, नागदा, और इसे मुख से बजाए जाने वाले एक कैटल ड्रम है, जिसका प्रयोग किसी एक गांव में, वो होता नहीं है आपको अनाउंसमेंट करने के लिए, सुनो सुनो सुनो, वो वाला वाद्य यंत्र इसमें प्रयोग होता है, ठीक है। फिर है आपका नकल, ये नकाल। ये जो है ये बहुत ही लोकप्रिय है और स्थानीय निवासियों के लिए मनोरंजन का पसंदीदा तरीका है, क्योंकि इसमें बहुत ही रोमांचक प्रवृत्ति का नृत्य है, जहां पर जीवन की अप्रिय छाया को, जो डार्क साइड है लाइफ की, उसको सूक्ष्म और व्यंग्यात्मक सैटारिकल वे में इसमें प्रस्तुत किया जाता है। इसमें क्या होता है, सभी नाटकों में एक विशिष्ट चरित्र होता है, प्रोटैगनिस्ट बेसिकली, जो आमतौर पर विषय आदमी की स्थिति पर आधारित होता है। इस नाटक में हमारी रोजमर्रा के जीवन में किसी भी स्थिति पर केंद्रीय विषय माना जाता है। वो द फैमिली मैन, देखिए आप लोगों ने उस मूवी या सीरीज है क्या है, उस हिसाब से है। ये एक प्रोटैगनिस्ट है और फिर वो अपना रोज की चीजें, आमतौर पर मिरासिस, नकल और भांड समुदाय के लोग इस कला के प्रदर्शन को पारंगत
होते हैं, जो ये पर्टिकुलर कम्युनिटीज हैं कुछ, जिस कम्युनिटी से लोग आते हैं जो इसको परफॉर्म करते हैं। ठीक है, फिर है आपका स्वांग। ये जो है ये गीतों से काफी समृद्ध है, इसमें काफी सॉन्ग्स होते हैं, लोक नाटक है ये एक तरह का ड्रामा है, फोक ड्रामा। इसे साहित्यिक संपदा के साथ एक समृद्ध प्रदर्शन माना जाता है और ये जो पूरा प्रदर्शन है ये कथानक महान व्यक्तियों की कहानियों पर आधारित होता है, जैसे पूरननाथ जोगी, गोपीनाथ और वीर हकीकत राय के स्वांग बहुत लोकप्रिय रहे हैं। पूरननाथ जोगी और गोपीनाथ के स्वांगों में वैराग्य का जीवन और काकियत राय के स्वांग में कलात्मक कौशल के माध्यम से धर्म प्रेम को प्रस्तुत किया गया है। अलग अलग टॉपिक्स पे अलग अलग थीम, सेंट्रल थीम रन कर रही होती है पूरे नाटक में, एक मतलब बहुत दिमाग वाली चीजें, ये ऐसा नहीं है कि बस हाँ कोई भी उठा के कर देगा, बहुत इसमें मतलब आर्ट तो आर्ट है ना। ठीक है, फिर है आपका दादरा। अब दादरा जो है ये एक और लोक नृत्य है, इसमें क्या होता है वैवाहिक और यौन सुख के इर्द गिर्द ये घूमता है, मतलब मैरिटल लाइफ पे ये टोटली बेस्ड है। इसमें क्या होता है प्रदर्शन कर रहे कलाकारों के अतिरिक्त गायकों द्वारा पार्श्व गायन भी शामिल होते हैं। ये देखने में किसी हिंदी सिनेमा के गाने से कम नहीं लगता, मतलब जैसे गाना नहीं होता किसी हिंदी म्यूजिक का, पीछे बैकग्राउंड में बैकग्राउंड सिंगर्स गा रहे हैं साथ साथ और सामने हीरो हीरोइन से परफॉर्म कर रहे हैं, वैसा सा होता है ये। ठीक है, फिर आपका चारकुला। ये जो है ब्रज वाले जो इलाका है उसमें काफी ये इसका चलन है और इस प्रदर्शन में छिपी हुई महिलाएं विभिन्न चरणों में नृत्य करती हैं, अपने सिर पर एक बहुत बड़े बहुस्तरीय गोलाकार लकड़ी के पिरामिड को संतुलित करती हैं। आपने देखा भी होगा ये बहुत सारे शोज वगैरह में भी वो बैलेंस नहीं करते हैं, उससे डांस करते हैं, वो लहंगा वहंगा पहन के। फिर लकड़ी के पिरामिड को 130 दियों से रोशन किया जाता है, फिर उसको बैलेंस करते हैं, देखा होगा आपने पक्का। वे महिलाएं भगवान कृष्ण के रसिया गीतों पर नृत्य करती हैं। चारकुला नृत्य होली के त्योहार के तीसरे दिन किया जाता है और पौराणिक कथाओं के अनुसार इसी दिन राधा जी का जन्म हुआ था। तो राधा जी की जो दादी थी वो उनके जन्म की घोषणा करने गई बाहर खुशी में, तो उन्होंने सर पे चारकुला रखा हुआ था, तो वो उसको रख के घर से बाहर गई थी अनाउंसमेंट करने कि भाई हमारे घर बेटी का जन्म हुआ है। तो इससे संबंधित उसको डांस बना दिया, फिर उसको होली के टाइम पे भाई पॉपुलर हो गया वो बहुत ज्यादा। इस तरीके से ही ये सारे नृत्य जो हैं किसी ना किसी चीज से संबंधित रहे हैं। तो अगर मेरे हिसाब से सवाल आता है तो आपका अच्छा खासा सवाल एक नृत्य से बन जाएगा, उसमें चाहे कथक हो, उसमें चाहे फिर आपके लोक नृत्य हो, या फिर आपका ये भक्ति आंदोलन और कथक का संबंध। और अगर भक्ति आंदोलन का संबंध ना भी आए तो अगर कथक पे आपको मान ली लिखने के लिए आए तो उसमें 3-4 लाइन लिख दीजिएगा इस पे, तो उससे आप और ज्यादा पढ़े लिखे लिखेंगे। ठीक है, तो इतना काम तो मेरे हिसाब से आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, चलिए उत्तर प्रदेश का साहित्य देख लीजिए। भाषा और साहित्य का यहाँ एक लंबा इतिहास रहा है। प्राचीन काल से ही साहित्यकारों ने अच्छा खासा योगदान दिया है यहाँ की विविधता और समृद्धि को बढ़ाने के लिए। और उत्तर प्रदेश के साहित्यिक हिंदू धर्म में संस्कृत महाकाव्य हैं, रामायण महाभारत आप जानते ही हैं, उसी काल के सब समकालीन हैं, तो ये आपको कोट करना ही करना है। अब यहाँ पे ये भूमि किसकी है? कबीर की, तुलसीदास की, सूरदास की, केशवदास की, सब बहुत महान साहित्यकार रहे हैं। अश्वघोष, बाणभट्ट, मयूर, दिवाकर, वाकपति, भवभूति, राजशेखर, लक्ष्मीधर, श्रीहर्ष, ये सारे विद्वान रहे हैं जो किसी ना किसी के दरबार में रहते थे। आपको ये सारे लिख के आने हैं। और उत्तर प्रदेश में साहित्य में के मुख्य जो केंद्र रहे हैं वो वाराणसी, बनारस या पुराने समय का काशी, ब्रज का क्षेत्र रहा है, अवध, बुंदेलखंड, हालिया, ये और अभी रिसेंट जो है वो प्रयागराज। अब जानते हैं आप ये तो वो क्षेत्र रहे हैं जिनके हिसाब से भाषाएं यहाँ पे विकसित हुई हैं, ब्रज भाषा, अवधी, बुंदेलखंडी, समझ रहे हैं। तो इतना अच्छा इन भाषाओं में और हिंदी भाषा में, उर्दू भाषा में, सब चीजों में उत्तर प्रदेश का इतिहास अच्छा खासा रहा है। शिक्षा और धार्मिक चिंतन के क्षेत्र में दिग्गजों के गढ़ के रूप में लोकप्रिय प्राचीन संसार में के एक प्रमुख केंद्र वाराणसी सदैव से ही अलग अलग सदियों में कई विषयों पर वाद विवाद में भाग लेने और दार्शनिक द्वंद्वात्मकता को बढ़ावा देने के प्रतिबद्ध विचारकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। आप ये लाइन यूज कर सकते हैं। इसी कारण से कई हिंदू महाकाव्यों में संस्कृत में लिखे गए आदरणीय ग्रंथों और पुराणों को यहीं पर लिखे जाने का कारण वर्तमान में भी विश्व स्तर पर लोकप्रिय है। बहुत से ऐसे ग्रंथ पुराण हैं जो यहीं लिखे गए थे, वाराणसी में। बात करें अगर भाषाई परंपराओं की तो उसमें भी उत्तर प्रदेश काफी समृद्ध है, क्योंकि यहाँ भाषाएं बहुत बोली जाती हैं, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, ब्रजभाषा, अंग्रेजी, अवधी, बघेली, भोजपुरी, बुंदेली, कन्नौजी। नगरी प्रचारणी सभा और हिंदी साहित्य सम्मेलन, ये दोनों आपको लिखने हैं। ये एक ऐसे साहित्यिक परंपराओं को प्रोत्साहित करने के लिए ऐसे इंस्टीट्यूशंस बने हैं जो भाषा को अच्छे स्तर पर प्रोत्साहित कर रहे हैं। और आप जानते हैं बहुत अच्छे से हिंदी और उर्दू का तो उद्गम स्थल है ये। भारतेंदु हरिश्चंद्र, मुंशी प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, श्रीकांत वर्मा, ये सारे लेखक, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हरिवंश राय बच्चन, सुमित्रा नंदन पंत, सबने पढ़ा होगा इनका जरूर, कुछ ना कुछ पोएम पढ़ी होगी, कुछ पढ़ा होगा। इन जैसे जो कवि रहे हैं, इन्होंने उत्तर प्रदेश के साहित्यिक इतिहास को कहीं से कहीं पहुंचा दिया है।
और यहाँ जो सांस्कृतिक विरासत की उर्दू शायरी सूची है वो भी अग्रणी है, जैसे कि फिराक गोरखपुरी, जोश मलिहाबादी, अकबर प्रयागराजी, ये सब इनके पेन नेम होते हैं, वो लिखते हैं ना कलम नाम जिसे कहते हैं। मजाज लखनवी, कैफी आजमी तो पक्का आपने शेर पढ़े होंगे, अली सरदार जाफरी, शकील बदायूनी, निदा फाजिली, ये इनके जरूर पढ़े होंगे। ये सब देखिए जिन जगह से आते हैं ना उन जगह का नाम रख लेते हैं। जैसे खासकर इधर वाली बेल्ट में भी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बेल्ट में जो गांव है ना, गांव का नाम सरनेम की जगह यूज करते हैं बहुत लोग। ठीक है, तो अब ये वाली चीजें आपने यहाँ पे देखी। अब आप देख लीजिए यहाँ की प्रमुख कुछ लोकप्रिय भाषाएं। अब देखिए जो उत्तर प्रदेश में प्रमुख प्रचलित भाषाएं हैं वो इंडो आर्यन भाषाएं, मध्य और पूर्व में 2 क्षेत्रों की भाषाओं को विभाजित किया जा सकता है। अब यहाँ 29 भाषा बोली जाती है कम से कम, और हिंदी जो है आधिकारिक भाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, और उर्दू से आधिकारिक को ऑफिशियल भाषा है। जनगणना 2011 के अनुसार आप लिख सकते हैं इन सब चीजों में, कहीं भी आपको सेंसस का डेटा कोट करना हो जरूर कीजिएगा। 91.32% जनसंख्या जो है वो हिंदी बोलती है यहाँ पे। और हिंदी भाषा के भी अनेक आधार हैं, बोलियां है ना बहुत सारी, अवधी, ब्रजभाषा, बुंदेली, बघेली, कन्नौज, भोजपुरी, ये सब क्या है, ये हिंदी में से तो निकल के आई ये भाषाएं, तो इसमें आपकी ये भी शामिल है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की क्षेत्रीय भाषाएं की, रीजनल लैंग्वेजेस की, तो कन्नौजी भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के कन्नौज क्षेत्र में बोले जाने वाली, पहले कन्नौजी की बात हो रही है, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कन्नौजी ऐसे हेडन डाल के बोली जाने वाली एक इंडो आर्यन भाषा है। हिंदुस्तानी भाषा से इसका गहरा संबंध है, और 83 से 94% जो शाब्दिक समानता मिलेगी आपको हिंदी से इसकी। कुछ लोग इसे हिंदुस्तान की बोली मानते हैं, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि ये अलग पश्चिमी हिंदी भाषा है। 2001 तक के अनुसार देश भर में कम से कम 9.5 मिलियन लोग कन्नौजी भाषा बोलते हैं। और कन्नौजी भाषा और हिंदी की और भी बोलियां हैं जिसमें कई रचनात्मक और कार्यात्मक अंतर हैं, लेकिन भारतीय भाषा सर्वेक्षण में इसे ब्रज और अवधी का एक सामूहिक रूप बताया कन्नौजी को। कन्नौजी की अपनी अलग 2 बोलियां या रूप हैं, तिरहारी और संक्रमणकालीन कन्नौजी, जिसकी शैली मानक कन्नौजी और अवधी की कुछ बीच की है। मुझे लग रहा है बीच में शायद वीडियो में कुछ वॉइस प्रॉब्लम हो रहा है, वॉइस स्ट्रेच हो रही है कुछ वर्ड्स में, मैं भी चेक कर लूंगी। ब्रज भाषा एक पश्चिमी हिंदी भाषा है, अवधी पूर्वी हिंदी की एक किस्म है। अब यहाँ पे ब्रज आ गई, कन्नौजी खत्म, ब्रज आ गई। ये जो भाषा 19वीं शताब्दी में साहित्यिक हिंदी को प्राथमिकता दिए जाने से पहले उत्तर मध्य भारत की 2 प्रमुख साहित्यिक भाषाओं में से एक हुआ करती थी, ब्रज। और उत्तर भारत में ब्रजभूमि में के अस्पष्ट परिभाषित क्षेत्र के स्थानीय लोग आज भी इसी भाषा को बोलते हैं, क्योंकि हालांकि ब्रज महाभारत युग में एक पृथक राजनीतिक राज्य था। मध्यकाल में अधिकांश हिंदी साहित्य ब्रज में ही विकसित हुआ, और वर्तमान में भी भक्ति जो कविताएं हैं वो बहुत सी हैं जो इस भाषा में रची गई हैं। ब्रज भाषा में कृष्ण के लिए कुछ भक्ति कविताएं भी रची गई हैं। ब्रज हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत संरचनाओं की भी एक प्रमुख भाषा है। हिंदवी कवि अमीर खुसरो जरूर आपको मेंशन करना है जब बात कर रहे हैं भाषा की, साहित्य की, तो अमीर खुसरो का तो जिक्र आना ही आना है। इन्होंने अपनी कुछ कविताएं ब्रज में लिखी। ये कार्य सिख लेखक भाई गुरदास ने भी किया था, और ब्रज लोकगीतों और कविताओं में अमीर खुसरो द्वारा रचित छाप तिलक सब छीनी, आपने सुना होगा, छपा तिलक नहीं होगा, छाप तिलक होगा, सुना होगा, छाप तिलक सब छीनी तो सिनैना मिला के बहुत ही फेमस है। सभी एक से एक बड़े पाकिस्तानी सिंगर्स ने, हिंदुस्तानी सिंगर्स ने, सबने इस गाने को गाया है। और सूरदास द्वारा रचित भक्ति गीत मैं नहीं माखन खायो, ये जरूर सबने भजन सुना ही सुना होगा। बुंदेली की बात करें तो मध्य भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र में बोली जाती है। ये भी एक इंडो आर्यन भाषा है, मतलब कहां से डिराइव्ड है ये भाषाएं, और ये मध्य इंडो आर्यन भाषाओं से संबंधित है और पश्चिमी हिंदी उपसमूह का हिस्सा है। सौरसेनी अपभ्रंश भाषा के वंशज बुंदेली को जॉर्ज इब्राहिम ग्रेसर ने अपने भारतीय भाषा सर्वेक्षण में पश्चिमी हिंदी के तहत वर्गीकृत किया था, ये आप लिख सकते हैं। और बुंदेली ब्रज भाषा से भी निकटता से संबंधित जो 19वीं शताब्दी का एक उत्तर मध्य भारत में अग्रणी साहित्यिक भाषा थी। बघेली या बघेलखंडी की बात करें तो ये बघेलखंड बुंदेलखंड 2 क्षेत्र हैं, तो ये भारत के बघेलखंड क्षेत्र में बोली जाती है। ये भी एक इंडो आर्यन भाषा है। पूर्वी हिंदी उपसमूह से संबंधित ये स्वतंत्र भाषा बघेली 2001 की भारतीय जनगणना रिपोर्ट द्वारा हिंदी की बोली के रूप में ही नामित भाषाओं में से एक है। तो भाषाएं ये हिंदी की ही हैं, लेकिन अलग से लिखना तो पड़ेगा आपको इनके बारे में। क्षेत्रीय भाषा है और समूह के भीतर और बाहर दोनों ही इस प्रकार में संचार किया जाता है। वो आजकल धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं, बड़े फेमस हो रहे हैं, वो बोलते हैं भाषा बुंदेलखंडी या बघेलखंडी, इनमें से कोई भाषा बोलते हैं। वो कितना बढ़िया, देखा, तो लोग बाग प्रचार कर रहे हैं अब अपनी भाषाओं का। कोई शर्म थोड़ी है अपनी भाषा बोलने में, सबको बोलनी चाहिए। अवधी ये जो है ये
उत्तरी भारत में बोली जाती है, इंडो आर्यन शाखा से ही है, पूर्वी हिंदी भाषा है और उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में बोली जाती है। अवध नाम किसका था? प्राचीन अयोध्या से संबंधित है, जैसे हिंदू भगवान राम की मातृ जन्मभूमि माना जाता है। और 19वीं शताब्दी में हिंदुस्तानी भाषा द्वारा विस्थापित किए जाने से पहले इसे ब्रजभाषा के साथ साथ एक साहित्यिक भाषा के रूप में व्यापक रूप से प्रयोग किया गया था। भाषा की दृष्टि से देखें तो अवधी हिंदुस्तानी भाषा से ही मिलती जुलती है। इस राज्य द्वारा हिंदी की एक बोली माना जाता है, जिस क्षेत्र में अवधी बोली जाती है वह उनकी सांस्कृतिक निकटता के कारण हिंदी भाषा क्षेत्र का ही एक हिस्सा है। परिणाम स्वरूप विद्यालयों के निर्देशों के साथ साथ प्रशासनिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए भी अवधी के बजाय आधुनिक मानक हिंदी का प्रयोग ही किया जाता है। अब भाई ऐसे क्षेत्रीय भाषाएं अगर एक ही प्रदेश में बोली जाने लगेंगी इस तरीके से तो बहुत, समझ रहे हैं आप, कंफ्यूजन पैदा होगा। तो इसलिए हिंदी के हिसाब से इसको इस्तेमाल किया जाता है। साहित्य हाँ आप लिख सकते हैं किसी भी भाषा में, किसी भी क्षेत्रीय भाषाओं में। हिंदुस्तानी या खड़ी बोली, जैसे खड़ी बोली कहा जाता है ना, जो आप समझ रहे हैं टोन अलग है, अच्छा वहां के हैं आप, भाषा से लग रहा है आप वहां से हैं, समझ रहे हैं, तो वो आपकी जो टोन है वो खड़ी बोली से ही संबंधित है। वो एक इंडो आर्यन भाषा है जिसका आधार मुख्य रूप से दिल्ली की पश्चिमी हिंदी बोली है। हिंदुस्तानी एक बहुकेंद्रित भाषा है, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखिएगा जरूर, जिसके दो मानीकृत रजिस्टरों के साथ एक निरंतर बोली के रूप में सबसे अच्छी तरह से चित्रित किया गया है, आधुनिक मानक हिंदी और आधुनिक मानक उर्दू। ठीक है, सामाजिक संदर्भ और भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर इस भाषा में हिंदी और उर्दू दोनों ही भाषा की आपको विशेषताएं मिलेंगी। जैसे आपको बताया, जैसे जैसे क्षेत्र बदलता है, जैसे जैसे कुछ ही किलोमीटर पे भाषा बदलती है, तो वो उसे कहते हैं आप खड़ी बोली। ठीक है, महात्मा गांधी ने हिंदुस्तानी भाषा की अवधारणा को एकीकृत भाषा या संलयन भाषा के रूप में समर्थन प्रदान किया था। बहुत पुरानी हिंदी के रूप में इस भाषा की जो पहली लिखित कविताएं आपको मिलेंगी वो 769 ईस्वी से मिलेंगी। उसका संबंध आपको मिलेगा दिल्ली सल्तनत से, जिसकी जो सीमाएं थी आप जानते हैं कहां कहां तक थी, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, यहां तक विस्तारित थी। और हिंदू और मुस्लिम संस्कृतियों का पुरानी हिंदी का प्राकृत आधार जो है फारसी भाषा में ऋण शब्दों में समृद्ध था, और यही वर्तमान हिंदी, हिंदुस्तानी या हिंदी भाषा जो विकसित हुई उसी का रूप में हुई। हिंदुस्तानी भाषा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्र एकता की अभिव्यक्ति बन गई। मतलब भाषा तो अभिव्यक्ति है, मानेंगे आप। और वर्तमान परिदृश्य में भी इसे उत्तरी भारतीय महाद्वीपों के लोगों के साधारण बोलचाल की भाषा कहा जाता है। हिंदी सिनेमा के संवाद एवं गीत सदैव ही इस भाषा का प्रयोग करते आए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये सारी चीजें, जितनी भी विभिन्न क्षेत्रीय भाषाएं, रीजनल लैंग्वेजेस जो थी, वो सारी हमने यहाँ पे देख ली हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश की भाषा और बोलियां, देखिए इसमें से कुछ चीजें हैं जो सबसे जरूरी है, मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लिख सकते हैं आप, 30 दिसंबर 1976, एक दिन बाद उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान। ठीक है, निकाल दो। फिर हिंदुस्तानी अकेडमी प्रयागराज 29 मार्च 1927, और 72 में उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी लखनऊ। ये सब आप लिख के आएंगे तो थोड़ा आप समझ ही रहे हैं, फूल पत्ती लग जाएंगे आपके आंसर में। और उत्तर प्रदेश में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को 1947 में राजभाषा किया घोषित। फिर हिंदी का जो प्रयोग था वो समस्त कार्यालयों में शुरू हुआ, 68 से अनिवार्य कर दिया गया, और इसका अनुपालन न करना अनुशासनहीनता की श्रेणी में रखा गया। फिर 89 में उत्तर प्रदेश राजभाषा संशोधन अधिनियम आता है, उससे फिर उर्दू को भी द्वितीय राजभाषा या फिर को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में इसमें शामिल किया गया। तो ये वाले जो कुछ फैक्ट्स है ना, इनको आप अपने आंसर में लिख सकते हैं। कई बार ये वाली जो चीजें हैं ये सही नंबर दिलवा देती है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए, अब आप देखेंगे मेले और त्योहार। ठीक है, अब मेले और त्योहार हमेशा से संजोए गए हैं हमारे प्रदेश में। उत्तर प्रदेश भारत के धर्मों, संस्कृति, पंथ और जाति के संगम का एक उदाहरण है। ये आप लिख के आएंगे, मैं इसलिए पढ़ के बताती हूँ आपको ये चीज, नहीं तो आप खुद पढ़ सकते हैं इन चीजों को। और यही परंपराओं का हम प्रतिनिधित्व करते हैं। कलाकार पेशेवर तरीके से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए दर्शकों को भाग लेने के लिए आमंत्रित करते हैं। अब सपेरे, ज्योतिष, बाजीगर, जादूगर, इन सब जो ये करतब हैं, ये कहाँ दिखाई देते हैं आपको? मेलों में दिखाई देते हैं ना, है ना, सड़क के किनारे कई बार दिख जाएंगे, ढाबे होटलों में। मतलब जो फूड है, स्ट्रीट फूड जिसे आप बोलेंगे, रीजनल फूड, ढाबे वाला खाना कहते हैं ना, वो सब। इन त्योहारों पर दूर दूर से आए शिल्पकार अपनी कला और शिल्प का प्रदर्शन करते हैं और एक आनंदपूर्ण अनुभव होता है। निश्चित रूप से कोई भी यूपी के त्योहारों सीजन के सरल लेकिन अद्भुत आकर्षण से दूर नहीं किया जा सकता है। और यहाँ पे देश भर के कारीगर आके भाग लेते हैं, भी मेले देखेंगे हम सारे, और अपनी संस्कृति और परंपराओं से संबंधित उत्पाद, और इसलिए आगंतुकों को एक नई छत के नीचे अन्य संस्कृतियों का अनुभव करने का मौका मिलता है। हैंडीक्राफ्ट मेले लगते हैं, उसमें हर जगह के पर्टिकुलर चीजें दिखाई जाती हैं। फूड फेयर्स लगते हैं, जहाँ पे अलग अलग जगहों का खाना दिखाई जाता है। बुक फेयर्स लगते हैं, जहाँ पे किताबें होती हैं। सबने दुनिया, मतलब हिंदुस्तान में रहते हैं और आप मेले में पता हो, ऐसा तो हो नहीं सकता।
जैसे आप जानते हैं आगरा में लगता है एक बहुत फेमस ताज महोत्सव, अभी पढ़ेंगे इसको सब हम, ये सब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। और कुछ त्योहारों के नाम लिख सकते हैं आप, रक्षाबंधन, वैशाख पूर्णिमा, दशहरा, कृष्ण जन्माष्टमी, रामनवमी, गणेश चतुर्थी। जो भारत के त्योहार है वो यहाँ पे मनाए जाते हैं तो उन्हीं को लिखना है आपको, कोई वो तो है नहीं दिक्कत। शिवरात्रि, होली, ईद, शबे बारात, नववर्ष, क्रिसमस, सारे दिखने हैं आपको। बुद्ध पूर्णिमा, गुरु नानक जयंती, ये सब जो है मनाए जाते हैं। इसके अलावा बहुत से मेले समारोह का भी आयोजन यहाँ पे किया जाता है। तो इतनी चीजें तो आप मेरे हिसाब से लिख लेंगे, ठीक है। अब कुंभ और अर्ध कुंभ, भाई जब मेले का नाम आएगा तो सबसे पहले कुंभ ही आएगा आपके दिमाग में, कुंभ का मेला। आप जानते हैं हर 12 और 6 साल में ये प्रयागराज से में आयोजित किया जाता है। और कहाँ का होता है ये? हरिद्वार, नासिक और उज्जैन और प्रयागराज, 4 जगह होता है ना। और ये अलौकिक त्योहार है जिसके अवसर पर लाखों तीर्थयात्री और संत खासकर उपयुक्त तीर्थ स्थलों में आते हैं, वहां रहते हैं, अखाड़े लगते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। और इस दौरान वे जल को अमृत मानकर पवित्र नदियों में डुबकी लगाते हैं। यह बहुप्रतीक्षित मेले हिंदू संस्कृति की धार्मिक और सामाजिक विशेषताओं का सही मिश्रण है, ठीक है। तो ये कुंभ आप लिखेंगे इसमें जरूर। फिर आएगा आपका बटेश्वर मेला। बटेश्वर मेला कहाँ होता है आयोजित? ये आगरा के पास होता है। आध्यात्मिक सांस्कृतिक केंद्र है ये। अक्टूबर नवंबर महीने का ये आपका, ये आपने वैसे प्रीलिम्स में जिन्होंने पढ़ा है मुझसे, उत्तर प्रदेश नहीं, मैम ने कराया होगा आपको जरूर। आर्या मैडम का वीडियो है बहुत बढ़िया, उत्तर प्रदेश स्पेशल, उसमें सारा कुछ कराया गया है, ठीक है। भगवान शिव की पूजा के लिए होता है ये। यमुना नदी को पवित्र मानकर उसमें डुबकी लगाई जाती है आत्मा शुद्धि के लिए। और पशुधन व्यापार में भाग लेना यहाँ का एक रोमांचकारी अनुभव होता है। कैटल फेयर्स हैं बेसिकली ये। फिर है आपका कैलाश मेला, ये भी आगरा के पास ही लगता है और धार्मिक मेला है ये भी एक। अगस्त सितंबर में लगता है ये। भगवान शिव के सम्मान में आयोजित किया जाता है। विश्वास है कि इन्होंने इस स्थान पर पाषाण लिंग के रूप में दर्शन दिए थे, स्टोन से बना एक लिंग, ठीक है। फिर रामलीला आप जानते हैं, रामचरितमानस को दिखाते हैं। रामलीला तो बड़े फेमस है, रामलीला मैदान हर जगह होते हैं, रामलीला मैदान के पास मिलना, ऐसी बातें होती है। तो वो रामलीला मैदान किससे फेमस हुए? रामलीला से। रामलीला मैदान में आज मोदी जी आएंगे, ठीक है, ऐसे। तो सितंबर के अंत या अक्टूबर में होता है इसका, विजयदशमी में मेनली रावण जलाए जाते हैं जहां पे। तो राम नवमी मेला, फिर ये रामलीला हो गया एक, तो राम नवमी मेला हो गया ये राज्य में अयोध्या में भगवान राम के जन्मदिन पर भव्य उत्सव आयोजित किया जाता है अप्रैल के महीने में। और कनक भवन में भगवान की पूजा करते हैं और बहुत से लोग यहाँ पे इकट्ठे होते हैं। फिर आता है आपका एक श्रवण झूला मेला, नाम से ही स्पष्ट है, इसका आयोजन हिंदू कैलेंडर के अनुसार श्रावण मास में किया जाएगा। ये वो वाला मेला है आपका तीज बीज के आसपास नहीं होता इसमें झूला झूलते हैं, झूले डलते हैं जब गांव में, वो वाला होता है। इसमें भगवान राम, सीता, लक्ष्मण, इन सबकी मूर्तियों छवियों को लेके ना मणि पर्वत पे ले जाके उनको झुलाते हैं और श्रावण मास के अंत तक चलता है ये मेला। बरसाने की होली तो बहुत फेमस है, लठमार होली जिसको कहते हैं। ये मथुरा से थोड़ा सा 48 किलोमीटर दूर मनाई जाती है। जैसा कि किंवदंती है, भगवान कृष्ण अपनी प्रिय राधा और उनकी सहेलियां गोपियों के साथ होली खेलने के लिए अपने दोस्तों के साथ बरसाने गए। अब वहां पे गोपियों ने उनको लाठियां मारी, मतलब थोड़ा उनका पीछा करा लाठियां मार मार के। ये होते हैं हर जगह आज भी। मैं बताती हूँ आपको एक चीज, जैसे जो लोग पोस्टिंग वाली जॉब में रहते हैं या कुछ रहते हैं तो वो अपनी अपनी जगहों के, जैसे होली है, अब जहाँ पे होली कॉलोनी वगैरह में नहीं मनाई जाती, वहां पे ये लठमार होली जरूर देखने को मिलेगी आपको। भाई वहां से कोई लेडी रहती है, कोई परिवार रहते हैं, एक परिवार भी रहता है तो वो अपने तरीके से मनाता है। फिर जैसे छठ पूजा आपने देखा होगा, कितना फेमस है ना बिहार का ये, आपको ये नॉर्मल हर जगह पे दिख जाएंगी लेडीज। जब छठ का टाइम आता है ना तो जितने भी ऑफिसर क्वार्टर्स हैं, जितने भी ये आपको गवर्नमेंट सर्वेंट्स के क्वार्टर्स दिखेंगे, उसमें आपको दिखाई देंगी लेडीज शाम को स्विमिंग पूल में, बच्चों को स्विमिंग पूल में खड़ी हुई अर्घ दे रही हैं। देख रहे हैं आप, मतलब इतनी खूबसूरती से चीजें मनाई जाती हैं सुबह के टाइम पे। मैंने तो जनरली शाम को देखा है, मतलब इतनी सुबह तो फिर नहीं देखा है, शाम में मतलब उगते सूरज और डूबते सूरज को अर्घ दिया जाता है मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो मतलब ऐसे ये सारे त्योहार मनाए जाने लगे। तो लठमार होली तो बहुत मनाई जाती है, हमारे इस तरफ भी बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे लठमार होली की शुरुआत हुई, ये राधा रानी को समर्पित है। लाडली जी के मंदिर में रंगीन पाउडर और रंगीन पानी के साथ खेलते हैं। लाडली जी मतलब राधा रानी का मंदिर। और इसके अलावा यह होली बलदेव, मतलब बलराम का के नाम पे शहर का नाम है, 20 किलोमीटर दूर है मथुरा से। और नंदगांव 7 किलोमीटर दूर है बरसाने से, वहां भी ये मनाई जाती है, ठीक है। इसमें जेंट्स को जो है लाठी मारी जाती है। कांपिल्य मेला, ये एटा जिला, कासगंज तहसील, कांपल्य गांव है, वहां पे जैन मेले का आयोजन होता है। और किसी समय जो ध्रुपद हैं, मतलब द्रौपदी के जो पिता हैं, उनकी राजधानी होता था ये। और 13वें जो तीर्थंकर हुए हैं ब्राह्मण विमलनाथ, उनका भी जन्म स्थान है ये। और महावीर भगवान भी यहाँ पे एक बार आए थे। मार्च के महीने में गंगा नदी के तट पे 5 दिवसीय 5 डे फेयर आयोजित किया जाता है, ठीक है। फिर आ गया आपका ताज महोत्सव, ये बड़ा फेमस हो रहा है आजकल। भाई ये वाली चीजें फेमस हो रही हैं और होनी भी चाहिए ये चीजें, ठीक है ना।
उत्तर प्रदेश के महान शिल्पकारों को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा आगरा यमुना नदी के किनारे ये बहुत बड़ा एक उत्सव होता है। ब्रज क्षेत्र की कला, शिल्प, संस्कृति, व्यंजन सब कुछ यहाँ पे प्रदर्शित किया जाता है। और वाराणसी और प्रयागराज में भी एक होता है योग महोत्सव, और ये सब जो है अभी से इन्होंने इसे शामिल कर, जैसे जैसे इन चीजों पर ध्यान जा रहा है ना, तो सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है इन सब चीजों से रिलेटेड। ठीक है, योग महोत्सव। भारतीय सभ्यता में योग का महत्व अद्वितीय है। ध्यान और वैकल्पिक चिकित्सा की इस कला ने, देखो ऐसे लिख सकते हो आप, ध्यान और वैकल्पिक चिकित्सा की ये कला भारतीय उपमहाद्वीप को दुनिया के, मतलब ये तो आप सोच नहीं सकते कितना फेमस हुआ है योग। तो योग के मार्ग को आत्मा को शांति किए बिना मन और शांति की खोज के लिए एक आदर्श तरीका माना गया। सबको करना चाहिए, डीप ब्रीदिंग और थोड़ा बहुत आसन वासन सबको करना चाहिए। उत्तर प्रदेश के वाराणसी और प्रयागराज में इसका आयोजन होता है। बहुत बढ़िया महोत्सव आंदोलन का प्रतीक है, मतलब इतना बढ़िया तरीके से ये आयोजित हो रहा है। फिर आता है आपका गंगा उत्सव वाराणसी। गंगा उत्सव जो है वाराणसी में गंगा नदी के पूजन हेतु नदी के किनारे पर ही मनाया जाता है। अक्टूबर नवंबर के टाइम पे ये आयोजित होता है, 10 दिन तक चलता है ये। और इसमें नवाबी शान व उनके खान पान, ये ऊन है, ऊन नहीं है ये, ठीक है। कवाली, ठुमरी, ये सब कार्यक्रम होते हैं, पतंगबाजी होती है, तांगा दौड़ की, ये सब वहां पे होता है। ठीक है। अयोध्या दीपोत्सव, ये तो हर साल गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड बनने लगा है इसका, तो आप देख ही रहे होंगे। राज्य मेले का दर्जा दे दिया है इसको, तो अंतर्राष्ट्रीय महत्व को ध्यान देते हुए इसका। और दिवाली के त्योहार के टाइम पे मनाया जाता है इसको। अभी 2020 में इस पवित्र शहर में भगवान राम की घर वापसी के लिए, जो त्रेता युग की पौराणिक घटना है जिस पर दिवाली का त्योहार आधारित है, इसमें आयोजित किया। देखिए इसमें क्या करेंगे आप, यहाँ पे लेजर और साउंड शो होता है, पुष्पक विमान बनता है, वो सब होता है, वो ठीक है। अब देखिए 5.5 लाख मिट्टी के दीपक जले थे, लेकिन आप लेटेस्ट वाला देखेंगे इसका, ठीक है। अब ऐसी चीजों में आपको करंट अफेयर्स देख के जाना है। तो जो पिछली दिवाली गई है उससे पहले, अब आने वाली दिवाली से तो पहले आपका पेपर हो जाएगा, पिछली दिवाली गई है उस पर कितना हुआ, क्या हुआ, तो ये देख के आप उसमें लिख के आएंगे आंसर। मैंने बताया आपको करंट अफेयर्स को आपको रिलेट करना ही करना है हर हाल में, नहीं चलेगा आपका काम करंट अफेयर के बिना, ठीक है। नौचंदी मेला, ये तो हमारा नौचंदी मेला है। नौचंदी मेला बहुत प्रसिद्ध है, मेरठ में लगता है प्रतिवर्ष 1 महीने के लिए। मेरठ की शान है। ऐतिहासिक नौचंदी मेला हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। हजरत बाले मियाँ की दरगाह एवं नौचंदी देवी का मंदिर है। यहाँ बोलते हैं रावण की जो वाइफ थी मंदोदरी, उन्होंने पूजा की थी इस मंदिर में, वो यहीं की थी। जहां मंदिर में भजन कीर्तन होते हैं वहीं दरगाह पर कवाली आदि होती रहती है, ठीक है। हलवा पराठा खाने लोग आते हैं दूर दराज से, तो आप लोग पेपर क्लियर कर लीजिए, फिर सबको हलवा पराठा मेरी तरफ से, ठीक है। तो ये सारे हमने आपके फेमस वाले फेयर्स देख लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई भी लेटेस्ट चल रहा हो, कुछ भी आपने न्यूज में देखा हो, कहीं भी देखा हो, जरूर मेंशन कीजिए, पर्सनल टच जरूर दीजिए आंसर को। सब कुछ थ्योरी व्योरी लिख लाख के अपना खुद का भी एक पर्सनल टच जरूर आंसर को देना चाहिए। बाकी आप आंसर ना तो कोई कमेंट कर रहा है ना कुछ कर रहा है, जो मैम आंसर राइटिंग करा रही है उसमें कमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए, तो आपको बताया जाने लगेगा कि आप क्या लिख रहे हैं क्या नहीं, ठीक है। चलिए प्रदेश के त्योहार देखेंगे अब हम। तो यहाँ पे जैसे अभी आपने देखा, सारे ही लगभग जो त्योहार हैं उनको काफी अच्छे से मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश के त्योहारों के मौसम में के सरल लेकिन आकर्षण से कोई नहीं शर्मा सकता। उत्तर प्रदेश में मनाए जाने वाले त्योहार राष्ट्र की मजबूत और समग्र सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। ऐसी लाइंस आपको पता ही है किस लिए प्रयोग में लेनी है आपको। उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से धूमधाम से मनाए जाने वाले कुछ प्रसिद्ध त्योहार निम्नलिखित हैं। मान लीजिए ऐसा सवाल आता है तो आपको इसी तरीके से आंसर लिखना है, ठीक है। आप जानते हैं होली। अब देखिए क्या है कि ये सारे त्योहार आप अच्छे से जानते हैं, लेकिन अब जब लिखने की बारी आएगी ना, तब कुछ लाइंस चाहिए होती हैं हमें, उसके लिए हमने आपको ये वाला मटेरियल दिया है, ठीक है। अदरवाइज लिख तो आप भी सकते हैं, इसमें कोई ऐसी मतलब बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो होली वसंत की शुरुआत का प्रतीक है। स्प्रिंग फेस्टिवल स्टार्ट होता है, स्प्रिंग सीजन स्टार्ट होता है इससे, और काफी उत्सुकता के साथ ये मनाया जाता है। तो बुराई पर अच्छाई की जीत का भी प्रतीक है, और मुख्यतः ब्रज क्षेत्र में आप जानते हैं बहुत ही भव्य उत्सव के रूप में इसको चिन्हित किया जाता है। और 1 सप्ताह से अधिक इसका जो पूरा कार्यक्रम है वो चलता है, और एक दूसरे पे रंग का पानी छिड़कना, रंग का पाउडर का छिड़काव करना, इस सबको गुलाल वगैरह आप ये सब टर्म्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर आती है आपकी अयोध्या पूजा। ये सितंबर या अक्टूबर के महीने में होती है, और भगवान राम की पूजा करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं अयोध्या भगवान राम का जन्म स्थान है। फिर आपका दिवाली। आप इसमें जरूरी नहीं है ये 4-5 लाइंस लिखें, आप अपनी जो 4-5 लाइंस चाहें, इसको टेढ़ा मेढ़ा मरोड़ तड़ोड़ के जो भी कुछ करके आप लिखना चाहते हैं अपनी भाषा में कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हिंदू राज्य में सबसे खास त्योहार है, आप जानते हैं, बहुत ही जोश और उत्साह के साथ ये मनाया जाता है। राज्य दिवाली त्योहार के दौरान एक जीवंत रंग पहनता है, ऐसे वाली लाइंस यूज कर सकते हैं, और लगभग अति उत्साह के साथ जीवित लगता है। यह त्योहार राक्षस राजा रावण पर भगवान राम की जीत और 14 साल के निर्वासन से अयोध्या लौटने की याद में ये मनाया जाता है। फिर है आपकी मकर संक्रांति। ये भी आप जानते हैं कि इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, दिसंबर जनवरी, वैसे तो ये ज्यादातर जनवरी में ही पड़ता है। मकर संक्रांति वाले दिन नदी में स्नान किया जाता है, और उत्तर प्रदेश में काफी अनिवार्य है इसका मनना। फिर आपकी जन्माष्टमी।
ये आप भगवान कृष्ण के बर्थडे को जन्माष्टमी कहा जाता है। पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में बहुत ही उत्साह और उत्साह नहीं आएगा के साथ मनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारी रासलीलाएं होती हैं, अलग अलग जगह झांकियां निकलती हैं, ये सब तो आप जानते ही हैं। आपकी तरफ जिस तरीके से मनता है आप उस तरफ उसको लिख सकते हैं, झुलाने जाते हैं। ठीक है ना। अब आप तो जानते हैं आजकल तो लड्डू गोपाल घर घर में मिलेंगे आपको। तो इसे एक चांदी के पालने में रखते हैं भगवान जी को, आधी रात में फिर इनको झुलाने जाते हैं। मथुरा भगवान की जन्मस्थली होने के नाते वृंदावन और उनके निवास के रूप में कृष्ण भक्तों के लिए एक विशेष स्थान रखता है। ठीक है, ऐसे ही नवरात्रि दुर्गा पूजा बहुत ही अच्छे से मनता है, ये खासकर वेस्ट बंगाल में। और आपका ये गरबा नाइट्स होती हैं गुजरात में, वो सब आप लिख सकते हैं कि अब खासकर जो पर्टिकुलर राज्य सरकारें हैं वो और ज्यादा ध्यान देती हैं इन चीजों पे। लेकिन आपको अपने स्टेट का लिखना है तो उसमें आप लिखेंगे कि 9 दिनों का त्योहार होता है, लोग बाग व्रत रखते हैं, फिर रामलीला वगैरह भी होती हैं, और जो 10वां दिन होता है वो विशेष महत्व का होता है क्योंकि वहां दुर्गा देवी को प्रसाद दिया जाता है। ठीक है, फिर आती है आपकी महाशिवरात्रि। ये आप जानते हैं फाल्गुन के टाइम पे होती है, ये फरवरी मार्च के टाइम पे आती है, और इसमें भगवान शिव के सम्मान में मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है ये इस दिन भगवान शिव का और पार्वती माँ का विवाह हुआ था, तो उस रात को सेलिब्रेट किया जाता है महाशिवरात्रि के रूप में। फिर है आपका रामनवमी मेला। ये हिंदुओं के पवित्र तीर्थस्थल पवित्र शहर अप्रैल के महीने में रामनवमी महोत्सव की मेजबानी करता है, और कनक भवन अयोध्या में हजारों लोग वहां जाते हैं और पूजा पाठ करते हैं। फिर आती है आपकी बुद्ध पूर्णिमा। बुद्ध पूर्णिमा बहुत अच्छे से मनने लगी है। बुद्ध के जीवन में प्रमुख दिन बुद्ध पूर्णिमा को बौद्ध विश्व में गौतम बुद्ध के जन्म, प्रबोधन और मृत्यु के दिन के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं। आध्यात्मिक बौद्ध अपने नजदीकी मंदिरों में फूल और मोमबत्ती की छड़ें लेकर प्रार्थना और भजन गाते हुए इकट्ठा होते हैं। बिहार में बौद्ध का खासकर बहुत बड़ा उत्सव यहाँ पे मनाया जाता है। शीतलाष्टमी ये कब होती है? ये होली के 8वें दिन होती है। ये रामनवमी के बाद चैत्र सुदी नवमी को मनाई जाती है, जो भगवान राम के जन्मदिन के उत्सव का ही प्रतीक है। फिर है आपका भाई दूज। ये भाई दूज कब होता है बताइए जरा मुझे। यहाँ पे आप जानते हैं टीम तिलक विलक करते हैं और भाई बहनों को गिफ्ट मिलते हैं। ठीक है, और भाई दूज पर हथियारों की, पेन की और इंक पॉट इन सब की भी पूजा की जाती है। ठीक है, करवा चौथ ये उत्तर प्रदेश के हिंदुओं द्वारा मनाए जाने वाला एक और लोकप्रिय त्योहार है। यह आमतौर पर विवाहित हिंदू महिलाओं द्वारा सुरक्षा और अपने प्यारे पतियों की समृद्धियों के लिए मनाया जाता है। ठीक है, दशहरे के 9 दिन बाद ये पड़ता है। जनरली पूर्ण उपवास रखा जाता है, चंद्रमा को अर्घ देके इसमें अपना उपवास तोड़ा जाता है। ठीक है, फिर रामलीला आप पहले देख चुके हैं। तो ये सारे कुछ त्योहार है, इनको आप मेंशन कर सकते हैं। जैसे नीचे यहाँ पे और दिए हुए मेला उत्सव, ये टेबल दिया हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। पारंपरिक त्योहार, मेला एवं महोत्सव। प्रयागराज में लगता है कुंभ मेला, वार्षिक माघ मेला। फिर आगरा के हैं कुछ कैलाश मेला, राम बारात, गंगौर मेला, पशु मेला, बटेश्वर मेला, ताज महोत्सव, सब देख चुके हो आप ऊपर। ब्रज मथुरा नंदगांव में लठमार होली, श्री कृष्ण जन्माष्टमी और मटकी लीला। मेरठ का नौचंदी मेला बहुत फेमस है। गढ़मुक्तेश्वर का गढ़गंगा मेला, इसमें तो प्रॉपर जाके वहां पे लोग बाग रहते हैं, अपना गांव से लोग जाते हैं पूरा ट्रैक्टर ट्रॉली भर के, वहीं पे रहते हैं 1 हफ्ते तक। चित्रकूट रामायण मेला, वाराणसी देव दीपावली, नकटैया गंगा महोत्सव, झांसी में आयुर्वेद झांसी महोत्सव मनाया जाता है, और अयोध्या में श्रवण झूला मेला, रामनवमी, और अंबेडकर नगर में आपका गोविंद साहिब मेला के छौछा शरीफ, बाराबंकी में देव मेला और देव शरीफ सबसे इंपॉर्टेंट है। गोरखपुर में तरकुलहा मेला, मकर संक्रांति खिचड़ी मेला, कपिलवस्तु, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, कौशाम्बी, संकिंसा, ये सब बौद्ध धर्म से संबंधित जगहें हैं। तो यहाँ पे बुद्ध महोत्सव काफी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। तो ये सारे आपने त्योहार और मेले और ये सब देख लिए। इनको आप मिला के भी आ सकता है आंसर, जरूरी नहीं है सिर्फ त्योहारों पे आए, मिला के भी आ सकता है सवाल और अलग अलग भी आ सकता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे दिया हुआ है जीवन शैली, लाइफस्टाइल। ठीक है, हम कुछ छोड़ेंगे नहीं, चाहे थोड़ा सा कवर करें पर कवर जरूर कर किया जाएगा। और हमारा थोड़ा सा इतना होगा कि आपका एक आंसर लिखने के लिए मोर देन सफिशिएंट आपको लाइंस वगैरह मिल जाएंगी। लोगों और उनकी जीवन शैली में हमें किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक उत्साह के लिए प्रबुद्ध करती है। उत्तर प्रदेश की जो संस्कृति है इसका अपवाद नहीं है। शाही शासकों ने कलात्मक स्मारकों के अपने अनूठे निर्माण के साथ उत्तर प्रदेश की मृदा का निरूपण किया था। ये लाइंस प्लीज ध्यान दीजिए इन लाइंस पे। तो ये पर्यटकों के लिए एक आदर्श स्थान बन गया। यमुना नदी के तट पर ताजमहल सबसे उत्कृष्ट है। फतेहपुर सीकरी, लाल किला मुगलों की प्रचुर विरासत है। और पवित्र नदी गंगा क्षेत्र के बीचों बीच बहती है। दुनिया के सबसे पुराने शहर वाराणसी और मथुरा वृंदावन मंदिरों में प्रचुर मात्रा में है। दुनिया भर से तीर्थयात्री पूजा पाठ के लिए यहाँ पे आते हैं। उत्तर प्रदेश में लागत प्रभावी और सभ्य आवास विकल्प दोनों हैं। इसके अलावा प्रथम श्रेणी महंगे होटल, आजकल तो सब लग्जरी होटल सब कुछ अवेलेबल कराया जा रहा है, लॉज से लेके लग्जरी होटल तक, ऐसे लिख सकते हैं आप। सब कुछ आपको उपलब्ध है। अब देखिए वाराणसी टेंट सिटी के रूप में डेवलप हो रही है। तो ऐसे बहुत ज्यादा स्टेट्स जो हैं, मतलब हमारा जो स्टेट है इसमें अच्छा खासा काम कर रही है सरकार इन सब चीजों को बढ़ावा देने के लिए।
लोगों को एक सरल, परेशानी मुक्त और खुशहाल जीवन जीने की ओर प्रवृत्त किया जाता है। राज्य की भाषा मानक हिंदी और उर्दू है। पूरे राज्य में कई क्षेत्रीय भाषाएं बोली जाती हैं। आप लाइफस्टाइल में सब कुछ लिखेंगे ना, वहां का पूजा पाठ, वहां की भाषा, यहाँ के कपड़े। लखनऊ वाराणसी ब्रोकेड की पारंपरिक कलाकृतियों चिकनकारी ने विश्व बाजार पर कब्जा कर लिया है। ये मतलब लखनऊ की है चिकनकारी और ब्रोकेड है वाराणसी की, ठीक है। विदेशी, फारसी और अरब कालीनों के समानांतर नहीं है जो शाहजहांपुर और मिर्जापुर जैसे शहरों में तैयार किए जाते हैं। आप इसमें वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम भी मेंशन जरूर कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कोई भी करंट अफेयर जो है आपको याद आ रहा है, आप अपने आंसर के साथ लिंक करके उससे अपना उत्तर जरूर बनाइए, ठीक है। यहाँ पे आपकी साड़ियां, कुम्हार, कांच के धातु, ये सब आप लिख सकते हैं। अपने रिश्तेदारी वंश की शाही परंपरा को शामिल करते हुए उत्तर प्रदेश को उत्कृष्ट सांस्कृतिक लक्षणों द्वारा चिन्हित किया जाता है। ये सब आप लिख सकते हैं, जैसे कि संगीत, नृत्य शैलियां, त्योहार के उत्सव, ये सब हमें विरासत में मिला है। और इससे अधिक उल्लेखनीय बात यह है कि जो ये देसी शैली है, ये उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक के क्लासिक से पूरी तरह मेल खाती है। जरूर लिख सकते हैं आप। आजकल देसी इज द न्यू मॉडर्न, ठीक है ना। तो देसी होना बहुत गर्व की बात है आज की डेट में, अपनी मिट्टी से जुड़े होना, ठीक है। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। तो ये वाली सारी चीजें आपने इस सबसे रिलेटेड देख ली। अगर लाइफस्टाइल पे मान लीजिए कोई सवाल आपका आ जाता है तो चलिए, अब आप पर्यटन देखेंगे। अब जब पर्यटन की बात आएगी तो आप लेटेस्ट टूरिस्ट डेटा ये सब डाल सकते हैं इन सवालों में, कोई ऐसी वो नहीं है। तो जिसमें आप देखेंगे तो भारत के उत्तरी भाग में स्थित भारत की राजधानी नई दिल्ली के साथ सीमा साझा करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश भारत में भारतीय और विदेशी नागरिकों दोनों के लिए सबसे लोकप्रिय और स्थापित पर्यटन स्थलों में से एक है। ये आपकी इंट्रोडक्टरी लाइन हो सकती है इस तरीके से, जैसे डिस्क्रिप्शन दिया है ना, ऐसे आप डिस्क्राइब कर सकते हो। भारत के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में कई ऐतिहासिक स्मारक, धार्मिक महत्व के स्थान हैं। भौगोलिक रूप से काफी विविध है ये। उत्तर में क्या है, हिमालय की तलहटी, और केंद्र में गंगा के मैदान। ये सारी चीजें जरूर लिखनी है आपको। और सबसे ज्यादा पर्यटन अनुकूल स्थान ताजमहल, हिंदू धर्म का सबसे पवित्र शहर वाराणसी। दो जगह काफी टूरिस्ट आते हैं। अभी आपने देखा था ना लेक्चर में, क्या बोलते हैं, अच्छा अभी वो आएगा आगे, हाँ आएगा, इसी में आएगा, अभी बताती हूँ मैं आपको। इसके अतिरिक्त प्रयागराज जो कि कुंभ मेला स्थान और संगम स्थल है वो भी इस राज्य में है। कथक, अब इसमें आप सब कुछ मेला जुला लिखेंगे। देखिए आपको सबको डिटेल में पढ़ लिया आपने, कोई भी सवाल मान लीजिए आता है, वहां तो आपको ये दिखाना है ना, वहां इस बात से मतलब नहीं है ना कि आपने पेपर में कैसे तैयारी करी, आपने कौन सी वीडियो देखी, आपने कौन सी किताब पढ़ी, आपने कौन सा चैनल फॉलो करा है। दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट क्या है कि आप वहां पे उत्तर कैसे लिख के आ रहे हैं अपना, तो उसको आप कैसे बनाएंगे, सब कुछ मेल जोल करके। इंट्रोडक्शन सुंदर सा बना दो, 5-6 चीजों को कंबाइन करके, इस तरीके से बढ़िया आंसर आपका बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो शास्त्रीय नृत्य की भी बात हो रही है, फिर हृदय स्थल कहा जाता है इसको, ये मार्क कर लो। प्रसिद्ध व्यंजन, अवधी व्यंजन, मुगलाई व्यंजन, न केवल भारत में बल्कि विदेशों तक में बहुत प्रसिद्ध है। प्रतापगढ़ राजपूताना के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इस तरीके से छोटा छोटा हर जगह का स्निपेट्स टाइप आप लिख सकते हो, ठीक है। फिर समृद्ध संस्कृति है, परंपरा बहुत बढ़िया है यहाँ की। क्रमशः भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान परशुराम का जन्म स्थान है, देख रहे हैं आप। और राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों का आकर्षण केंद्र बन गया है। 7 अजूबों में से कौन सा है, ताजमहल, वो भी यहीं पे है। फिर यात्रा बहुत जगह की कर सकते हो आप, ये कुछ लिख दो जगह, ऐतिहासिक शहर के नाम लिख दो, आगरा, फैजाबाद, इन सबके लिख दो। फिर पवित्र शहरों के नाम लिख दो, मथुरा, वृंदावन, गोकुल, वाराणसी। गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए 4 तीर्थ स्थलों के नाम लिख दो, उसमें से कुशीनगर और सारनाथ सबसे महत्वपूर्ण। गौतम बुद्ध नगर सबसे विकसित डेवलप्ड सिटी के रूप में उभर के सामने आ रहा है। तो देश के भीतर और दुनिया के अन्य हिस्सों में से राज्य में पर्यटन को प्रोत्साहन के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार, ये आपका हेरिटेज आर्क, ये मैं आपको बताने वाली थी, उत्तर प्रदेश हेरिटेज आर्क। अब इसका डायग्राम भी है, वो आप बना के आना जरूर पेपर में, अगर टूरिज्म पे क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। तो वो 3 शहरों को कनेक्ट कर रहा है, आगरा, लखनऊ और वाराणसी। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा ये टूरिस्ट एक्टिविटीज को बढ़ावा देने के लिए ही उत्तर प्रदेश हेरिटेज आर्क जो है इसकी स्थापना करी जा रही है। अभी देखेंगे हम इसमें जो आपके सर्किट है ना, वो डेवलप, सर्किट अलग हो गए, अभी आर्क मैं आपको बताती हूँ। तो उत्तर प्रदेश में पर्यटन मंडल, तो सरकार ने क्या करा है, 10 पर्यटन सर्किट जो हैं उनको विकसित करने की योजना बनाई है। अब इनमें क्या होगा, सर्किट के 20-20 किलोमीटर तक के अंतराल तक दायरे में जो है पर्यटन स्थल जो हैं उनमें निवेश किया जाएगा। इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, आर्थिक स्थिति लोगों की सुधरेगी, जिससे गरीबी हटेगी। मेंस में हर कुछ इंटरलिंक करो, मतलब उत्तर प्रदेश का कोई पर्टिकुलर टूरिज्म का सर्किट है, उससे आप देश के जो गहन मुद्दे हैं जैसे कि गरीबी, जैसे कि बेरोजगारी, इन तक पहुंच जाओ, तो आप ज्यादा डेप्थ में जा पाओगे। तो आपका जो देखो बहुत ब्रॉड भी रहा और बहुत डीप भी चला गया, समझ रहे हो। इस तरीके से कनेक्ट करके लिखो आंसर को अपना। तो 20 किलोमीटर तक के दायरे में जो है वहां पे निवेश किया जाएगा और काफी अवसर प्रदान होंगे। जाहिर सी बात है भाई, छोटा सा मंदिर आप देखो जिसकी ज्यादा मान्यता हो जाती है, उसके आसपास सामान बिकना शुरू हो जाता है। ये गले के लॉकेट, हाथ में ब्रेसलेट्स वगैरह, और ये भगवान जी की फोटो, मूर्तियां, ये सब, ठीक है। और इस सर्किट में क्या क्या है, सर्किट देख लो आप। रामायण सर्किट, कृष्णा या फिर ब्रज सर्किट, बौद्ध सर्किट, वन्य जीवन और पारिस्थितिकी, फिर पर्यटन सर्किट, बुंदेलखंड सर्किट, महाभारत, शक्तिपीठ, आध्यात्मिक, सूफी, कबीर और जैन। तो ये सारे नाम लिख दो फटाफट से, क्या दिक्कत है, ठीक है।
फिर अब बौद्ध सर्किट देखो आप, किसमें क्या होगा भाई, बुद्ध के जीवन से जो जुड़ी हुई जगहें हैं उनको डेवलप किया जाएगा, जहां पे बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया, यात्रा की, उपदेश दिए, ये सब। ठीक है, तो इसमें स्तूप, मठ, बौद्ध मठ, ये सब ध्यान पूजा कर सकें, बौद्ध मठ आ सकें, रह सकें, इसलिए ये सारे स्थान जो है विकसित किए जा रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में भगवान बुद्ध के पूरे जीवन का एक भक्त जो अनुभव कर सकता है, वो अनुभव कहीं और नहीं किया जा सकता। ठीक है, यदि आप अपने जीवन में ज्ञानोदय की तलाश में हैं तो ये सर्किट पर्यटन योग्य है। ऐसे भी लिख के आओ एक लाइन। ठीक है, कपिल वस्तु, ये कहाँ है, ये कौन सी जगह है, राजकुमार सिद्धार्थ कौन थे, ये गौतम बुद्धा जो बच्चे के रूप में जहां पे पड़े हुए। तो जो सिद्धार्थनगर जिला है, पिपरावा स्थित बस्ती, वो उससे इसकी पहचान आज की डेट में की जाती है। यहाँ पे भक्तों को हजारों वर्ष पहले एक ऐसे युग की जानकारी मिलती है जब युवा राजकुमार सिद्धार्थ ने खोज में सभी सांसारिक धन और सुखों को त्याग कर अपना बौद्ध बन गए थे वो। ठीक है, फिर कौशाम्बी, ये आपका प्रयागराज से 60 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे गौतम बुद्ध ने बहुत से उपदेश दिए थे और ये उच्च शिक्षा केंद्र के रूप में काफी प्रसिद्ध है, काफी समृद्ध शहर माना जाता था। उत्खनन से यहाँ पे एक अशोक स्तंभ, पुराना किला, भव्य मठ, खंडर, ये सब काफी कुछ मिला है। ढले हुए सिक्के, मूर्तियां, टेराकोटा की वस्तुएं, ये सब प्राप्त यहाँ से हुई हैं। फिर है आपका सारनाथ, तो वाराणसी से 10 किलोमीटर दूर है। ये वो स्थान है जब भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपना पहला उपदेश, सरमन दिया था, धर्म चक्र परिवर्तन जिसको कहा जाता है, वो यहाँ पे हुआ था। डियर पार्क पढ़ा है हमने सारे पुराने लेक्चर्स में। महान धार्मिक स्तूप और उसके खंडर आज भी बुद्ध की शिक्षाओं के प्रत्येक साक्षी हैं। और यहाँ पे सम्राट जो अशोक थे उनके द्वारा स्थापित एक चिकना चमकीला स्तंभ बौद्ध संघ की नींव का प्रतीक है। संघ की नींव यहीं से रखी गई थी और उपयुक्त स्तंभ के ऊपर स्थित शेर स्तंभ वर्तमान में आप जानते हैं नेशनल एम्बलम है, हमारा राष्ट्र प्रतीक है। फिर आपका संकिसा, ये जो है किंवदंती है कि भगवान बुद्ध अपनी मां को स्वर्ग में उपदेश देने के बाद यहाँ पे अवतरित हुए थे, ऐसा माना जाता है। तो इस तथ्य के साक्ष्य फर्रुखाबाद जिले में काली नदी के किनारे बसंतपुर गांव से प्राप्त हुए हैं कि अच्छा ऐसा था। सम्राट अशोक ने इस पवित्र स्थान को चिन्हित करने के लिए यहाँ पर एक हाथी स्तंभ, एलिफेंट पिलर जो है वो बनवाया था। याद रखिएगा, ये जो है जो बुद्ध की मदर थी उनको पुराने जन्म में उन्होंने उपदेश दिया था और वो फिर उनके बच्चा बनके अवतारित हुए थे। श्रावस्ती, ये बहराइच से थोड़ा सा 15 किलोमीटर दूर है। अच्छी तरह से संरक्षित स्तूप और खंडरों का यह एक विशाल परिसर है। यहाँ प्राचीन कोसल साम्राज्य की राजधानी थी और यहाँ पे महात्मा बुद्ध ने अविश्वासियों को प्रभावित करने के लिए अपनी दिव्य शक्ति का प्रदर्शन किया था। इसे पौराणिक राजा श्रावस्ती द्वारा स्थापित माना जाता है, तो उसी नाम से ये श्रावस्ती बना। और ये वो स्थान भी है जहाँ पे बुद्ध ने कई मानसून बिताए थे। फिर उपदेश भी देते थे, जब मानसून बिता रहे हैं तो फिर अपनी जो धर्म का प्रचार करना था वो तो जारी रहता था ना। कुशीनगर, ये गोरखपुर के पास पड़ता है। यहाँ पे बुद्ध ने अपना देह त्याग किया था, महापरिनिर्वाण जिसको कहा जाता है। और यहाँ पर एक विशिष्ट रूप से डिजाइन किए गए एक महान परिनिर्वाण मंदिर भी है। उसकी खुदाई के बाद उसकी बहुत बड़ी महात्मा बुद्ध की मूर्ति भी यहाँ से मिली है। और यहाँ पे किए गए व्यापक उत्खनन से ये पता चलता है कि 11वीं शताब्दी ईस्वी में भिक्षुकों के लिए ये एक बड़ा समुदाय की यहाँ पे उपस्थिति पाई जाती है। उबड़ खाबड़ महल, किले, कठिन मार्ग, साहसी लोगों की उपस्थिति से क्षेत्र के पर्यटन के दौरान एक अनोखे अनुभव की प्राप्ति होती है। फिर आपका बिठूर, ये कहाँ पे है, गंगा नदी के तट पे है, कानपुर के बाहर, और छोटा सा शहर है। यहाँ पे सूर्योदय और सूर्यास्त के समय गंगा नदी एक भव्य दृश्य सामने, तो छोटे छोटे पिकनिक स्पॉट्स के रूप में ये डेवलप होके जगहें आ रही हैं। चित्रकूट, ये हिंदू पौराणिक कथाओं और महाकाव्य रामायण में उस स्थान के रूप में प्रसिद्ध है जहां पर भगवान राम और सीता ने अपने वनवास के कई वर्ष बिताए थे। हनुमान धारा, कामितगिरी, स्फटिकशिला, रामघाट, ये सब नाम लिख के आने आपको, तभी लगेगा कि हाँ आपने पढ़ा है चित्रकूट के बारे में। ठीक है, चलिए झांसी। अब झांसी जो है ये बुंदेलखंड क्षेत्र का प्रवेश द्वार माना जाता है। वीरता और साहस की धरती है ये, और रानी लक्ष्मीबाई की कथा से है इसका संबंध। यहाँ पर झांसी का किला स्थित है जिसकी सीमा में कई मंदिर और झीलें भी अवस्थित हैं। फिर आता है आपका कालिंजर, ये जो है झांसी के पास ही पड़ता है, मतलब बहुत पास नहीं है, 280 किलोमीटर दूर है, बांदा के पास है ये मध्य युगीन काल में एक सामरिक महत्व की जगह मानी जाती है। 700 फीट की ऊंचाई पर स्थित कालिंजर किला एक ऐतिहासिक स्थल है, तो लोग जाते हैं यहाँ पे। अच्छा, आजकल तो प्री वेडिंग शूट्स वगैरह जो होने लगे हैं उसकी वजह से बहुत सी जगहें बहुत प्रोमिनेंस में आ गई हैं, समझ रहे हैं। यहाँ पर सुरम्य विंध्य पर्वतमाला स्थित है जो अपने आप में आकर्षण का केंद्र है। शादियां होने लगी हैं, डेस्टिनेशन वेडिंग्स जिनको कहते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार नीलकंठ मंदिर उस स्थान पर बनाया गया है जहां पर भगवान शिव समुद्र मंथन से निकले विष का सेवन करने के बाद कुछ समय के लिए विश्राम करने आए थे, तो ये आप जरूर मेंशन करिए। ठीक है, फिर आता है आपका महोबा, छोटा सा शहर है जो असंख्य झील, पहाड़ियों और घाटियों पर स्थित मंदिरों के लिए काफी प्रसिद्ध है। अभेद पहाड़ी, किले, चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित झीलें, इसके अलावा बहुत सी मैन मेड लेक्स, मानव निर्मित झीलें हैं यहाँ पे। और स्थानीय लोकगीत से 2 महान योद्धा, आप जानते हैं आल्हा और उदल,
उनकी कहानियां बहुत फेमस है यहाँ पे। उनकी गाथा का बोध होता है, उन्होंने अपनी भूमि के सम्मान के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया था। रहीला स्थित सूर्य मंदिर 9वीं शताब्दी की एक अनूठी ग्रेनाइट से बनी संरचना है। इसकी मूल स्थापत्य योजना खजुराहो में पाने जाने वाले मंदिर के सिमिलर है, समान है। जैसे खजुराहो में मिलते हैं ना स्थापत्य, वैसे ही इस जगह सूर्य मंदिर की संरचना आपको देखने को मिलती है। तो आप इसको जरूर मेंशन कीजिए, ठीक है। ब्रज सर्किट, अब ब्रज सर्किट में क्या आएगा, ये सारी जो भगवान कृष्ण से संबंधित जगहें हैं वो सारी इसमें आएंगी। तो ये प्राचीन भूमि भगवान कृष्ण के जीवन का एक अभिन्न अंग है और मुगल बादशाह के साम्राज्यों के भी साक्ष्य हमें यहाँ से मिलते हैं, बहुत से मुगल बादशाहों के। आगरा आएगा इसी वाले सर्किट में। आगरा में ताजमहल है और ये तत्कालीन मुगल साम्राज्य की राजधानी भी रहा है। फिर मथुरा वृंदावन दोनों ब्रजभूमि के प्रसिद्ध जुड़वा शहर हैं, ट्विन सिटीज हैं। और ये सब लिख सकते हैं आप, मंत्रमुग्ध कर देने वाले मंदिर, संगीत, कला और नृत्य यहाँ की प्रमुख विशेषताएं हैं। कोई मंदिरों के नाम डाल सकते हैं आप, और भी चीजें डाल सकते हैं, ठीक है। वृंदावन ये वो स्थान है जहां पर भगवान कृष्ण ने अपनी बांसुरी बजाई थी और लीलाएं की थी। ये मीराबाई, सूरदास, वल्लभाचार्य की कविताओं में अमर स्थान है। यहाँ पर रंगाजी मंदिर है जो राजपूत और दक्षिण भारतीय वास्तुकला का एक मिश्रण होने के साथ भगवान विष्णु को समर्पित सबसे विशाल, सबसे बड़ा मंदिर है। बांके बिहारी जी का मंदिर है यहाँ पे, राधा माधव मंदिर है, इस्कॉन टेम्पल है यहाँ पे। तो ये बड़े फेमस कुछ जगह यहाँ पे हैं। फिर है आपका अवध लखनऊ सर्किट। यहाँ की शांति और सद्भाव विश्व प्रसिद्ध हैं। उत्तर प्रदेश के केंद्र में स्थित इस क्षेत्र की संस्कृति, व्यंजन, साहित्य और आध्यात्मिकता सब कुछ को एक अलग वैश्विक पहचान मिली हुई है। यहाँ पे है देव शरीफ, ये 25 किलोमीटर दूर है लखनऊ से। सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की ये बहुत प्रसिद्ध दरगाह है। यहाँ पे निर्मित एक प्रभावशाली मंदिर सभी समुदायों के भक्तों के लिए एक आकर्षण का केंद्र है। यहाँ पर प्रतिवर्ष नवंबर माह में एक मेले का आयोजन किया जाता है जो सार्वभौमिक बंधुत्व का एक आदर्श उदाहरण है। नैमिषारण्य ये हिंदुओं के लिए एक पवित्र तीर्थ स्थल है जिसका संबंध वैदिक काल से है। यहाँ पर चक्र तीर्थ, व्यास गद्दी, सूरज कुंड, ये सब पूजा स्थल हैं और काफी जो वास्तुकला है यहाँ की वो काफी प्राचीन है। अयोध्या, तो ये तो आप लिख ही देंगे, अब तो भाई मंदिर का निर्माण हो रहा है यहाँ पे, सबसे फेमस जगह बनने वाली है, ये सबसे फेमस जगह है और मंदिर बहुत भव्य, बहुत जल्द बनने वाला है। भगवान राम के जन्मस्थान के रूप में प्रसिद्ध ये उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। यहाँ पे बहुत से ऐसे स्थान हैं जहाँ पे मंदिर और मस्जिद एक साथ स्थित हैं। रामकोट, हनुमानगढ़ी, कनक भवन, सूरज कुंड का अपना एक ऐतिहासिक महत्व है। यहाँ पर सरयू के घाट पर एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव होता है। अयोध्या किसी समय अवध के नवाबों की भी राजधानी हुआ करती थी। तो देखिए, सिर्फ राम से संबंधित तो ज्यादातर लोग लिखेंगे फैक्ट, आप एक एडिशनल फैक्ट जरूर और लिख के आइएगा। तो ये उद्देश्य है इन लेक्चर्स का, समझिए इस बात को। विंध्य वाराणसी सर्किट, विंध्य पर्वत श्रृंखला उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों में विस्तारित है। इन सब जगहों पे पड़ता है ये। इस क्षेत्र का न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है बल्कि ये खनिज संपदा के मामले में भी बहुत संपन्न है। देखिए, आप ऐसी चीजें जब लिख के आएंगे ना, हर चीज की कोई एक विशेषता जरूर लिख के आएंगे तो उससे पता चलेगा कि हाँ भाई पढ़ाई करिए, मेहनत करिए, ठीक है। बस हेडिंग नहीं याद करी है, लेक्चर छोड़ के नहीं गए थे बीच में, पूरा देखा है, ठीक है। वैसे पता चल जाएगा एग्जामिनर को। वाराणसी संसार का सबसे प्राचीन शहर, गंगा नदी के किनारे स्थित। और अब इसमें आप लिख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे कॉरिडोर बन रहा है, मोदी जी ने कॉरिडोर डेवलप कर रहे हैं ना, तो आप ये सारी चीजें करंट अफेयर्स की जरूर लिखिए यहाँ पे। यह शहर सभी हिंदुओं, जैन अनुयायियों और बौद्धों के लिए एक पवित्र स्थान है। धार्मिक, आध्यात्मिक और शैक्षणिक विचार और विश्वास की भूमि है। साड़ियों का जिक्र जरूर आना चाहिए। गंगा आरती आप जानते हैं बहुत ही कमाल की होती है। प्रसिद्ध बनारसी रेशमी साड़ी और कालीन इस शहर को वैश्विक स्तर पर एक अलग पहचान मिली है। यहाँ के घाट और मंदिरों में बिता गया प्रातःकाल आध्यात्मिक रूप से शुद्ध करने वाला अनुभव होता है। यहाँ का खाना पीना लिख सकते हैं आप, कुछ बहुत फेमस जगह है। यहाँ की चाट बहुत फेमस है ना। और तो भाई आप जो बनारस रहते हैं उन्हें बहुत बेटर पता होगा, पर आप लिख सकते हैं, व्यंजन लिख सकते हैं यहाँ के, बहुत प्रसिद्ध है। और ब्लू लस्सी है ना यहाँ की, कितनी फेमस है। चुनार, यह क्षेत्र गंगा के किनारे विंध्य पर्वतमाला में के वन क्षेत्र में स्थित है। गंगा के किनारे बसा भव्य चुनार किला एक अद्भुत दृश्य है। फिर है विंध्याचल, ये आपका विंध्य पहाड़ियों के बीच मिर्जापुर के पास गंगा के तट पर स्थित एक पवित्र तीर्थ स्थल है और यहाँ पे विंध्यवासिनी देवी की दैवी शक्ति और आशीर्वाद का वास्थल माना जाता है। जरूर लिखिएगा विंध्याचल में ये विंध्यवासिनी देवी। फिर है वन्य जीव इको पर्यटन सर्किट। अब कुछ ऐसे भी पर्यटन सर्किट बन रहे हैं, टूरिज्म सर्किट, जिसमें आपको एनवायरमेंट से रिलेटेड है, वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट है। लोग बाग जाते हैं ना, लायन सफारी, एलिफेंट सफारी, भाई कितनी आपने सुना होगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है, उसमें तो मुझे लगता है शादियां इतनी होती हैं अब जितने अब लोग बाग शेर देखने नहीं जाते। रिजॉर्ट्स बन गए हैं अंदर उसमें, और भाई जो देखो शादियां वहां होती हैं आजकल, डेस्टिनेशन वेडिंग। तो उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र आप जानते हैं, यहाँ पे सबसे समृद्ध जैव मंडल भंडार पाए जाते हैं। हरा भरा क्षेत्र है, बहुत से वन्यजीव और पशुओं का वास्थल है। यहाँ पे पाए जाने वाले बाघ, हाथी, हिरण, मगरमच्छ, डॉल्फिन, उत्तम पक्षी प्रजातियां और घनी वनस्पति किसी भी प्रकृति प्रेमी के लिए एक आकर्षण का केंद्र है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ये राष्ट्रीय उद्यान बाघ, तेंदुए, हिरन, मृगो इन सब के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। और तराई की तलहटी में स्थित यह एक शांत और हरा भरा क्षेत्र
सप्ताहांत में पर्यटन के लिए एक अनुकूल स्थान है। गेट अवे फॉर अ क्विक वीकेंड चल रहा है ना आजकल हैशटैग, उसके लिए। यहाँ पर समृद्ध हरे भरे वन और यहाँ से होकर बहने वाली नदियां अपने आप में एक अनोखा दृश्य। आजकल आप देखो बहुत ही कम फेमस जगहों पे लोगों ने ऐसे रिजॉर्ट टाइप डेवलप कर दिए हैं। तो स्टेकेशन सुना होगा आपने, जहाँ पे रहते हैं, रहने के लिए बस जा रहे हैं लोग बाग, अपने घर से बाहर जाके दुनिया रहना चाहती है, वो चीजें बड़ा डेवलप हो रही हैं। ठीक है, फिर आता है आपका पीलीभीत बाघ अभयारण्य। ये बड़े फेमस होते जा रही हैं, जितनी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, टाइगर रिजर्व्स हैं। तो ये जो है ये हिमालय की तलहटी और तराई के मैदान इलाकों में है। भारत नेपाल सीमा पे स्थित है ये। और कहाँ पे है? लखीमपुर खीरी, बहराइच, इन जिलों की सीमा पे है। लिख के आना है, इसी से पता लगेगा आप जानते हैं इस बात को। यह भारत की बाघ परियोजना के उद्देश्यों में से एक है और बाघों के संरक्षण के लिए अनुकूल स्थान है, क्योंकि यहाँ के घने वन में उन्हें शिकार करने की अच्छी सुविधा मिलती है। तो ये प्रजातियां लिख सकते हैं आप, कुछ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे। बाघ, तेंदुआ, दलदली हिरण, हरपिड़ खरगोश, बंगाल फ्लोरिकन भी यहाँ पे पाया जाता है। फिर आपकी कतरनिया घाटी है। ये गिरवा नदी अलवणीय जल में पाई जाने वाली गंगा डॉल्फिन का वास स्थल है। वेरी इंपॉर्टेंट। बाघ, तेंदुए, हिरण और मृगों के रूप में भी अन्य पशु पाए जाते हैं। तो ये जरूर आप मेंशन करके आइए, जो कोई नहीं करेगा मेंशन। सबसे फेमस वाले ज्यादातर लोगों को याद आते हैं। और जब प्रेशर क्रिएट होता है ना माइंड पे लिखने का, तो देखिए वहां पे सोचने का मौका नहीं मिलेगा। अभी से इतनी प्रैक्टिस करिए। माइंड एक होता है माइंड आंसर राइटिंग। अब जैसे जैसे मैं आपको ये चीजें पढ़ाती जा रही हूँ, दिमाग में ना अपने हाथ चलाने की प्रैक्टिस करो कि मैं लिख रही हूँ, मैं लिख रहा हूँ इस चीज को और मैं ये पॉइंट्स डाल रहा हूँ। तो देखना आपका हैंड टू माइंड कनेक्शन बनेगा बहुत अच्छा। तो बहुत अच्छा आंसर लिख पाओगे। कोई ट्राई करके देखो इस चीज को, ठीक है? तो इस चीज से भी आपके आंसर जो है काफी निखर के आएंगे। समझ रहे हैं? चलिए ये देखिए, ये आ गया आपका हेरिटेज आर्क। ये जरूर मेंशन करके आना है। ये स्टार्स बना रही हूं मैं, किसी को ना समझ में आ रहा हो तो 5 स्टार, ठीक है? ये 5वां ही रहा। तो ये जो है हेरिटेज आर्क, ये पर्यटन उद्योग को गतिशीलता प्रदान करता है। इसका उद्देश्य ही यही है, उत्तर प्रदेश में जो पर्यटन उद्योग है उसको गतिशीलता प्रदान करना, और ये सरकार का सबसे नवीनतम प्रयास है। इस पहल में आगरा, लखनऊ, वाराणसी, आपको तीनों याद रखने हैं। ये ऐतिहासिक और आध्यात्मिक शहरों को इस तरीके से जोड़ता है कि आप मान लीजिए निकल रहे हैं यात्रा करने, तो इसमें एक ही बारों में आप तीनों शहर का भ्रमण जो है वो कर सकेंगे। ठीक है? उत्तर प्रदेश राज्य की अपनी अनोखी समृद्ध सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक और आध्यात्मिक विरासत है। इस नई पहल का लक्ष्य राज्य के निवासियों को 3 शहरों के गौरवशाली अतीत से अवगत कराना है। हेरिटेज आर्क का उद्देश्य न केवल ऐतिहासिक स्मारकों की स्थापत्य कला की एक झलक पाने के लिए पर्यटकों की भीड़ बढ़ाना है, बल्कि पर्यटकों को आगरा से संबंधित धर्म, आध्यात्मिकता, व्यंजन, कला और संस्कृति के इतिहास पर उपयोगी जानकारी प्रदान करना भी है। तो ये रहा डायग्राम, सबसे इंपॉर्टेंट है। ये बहुत आसान है। देखिए मैंने आपको कहा है उत्तर प्रदेश का डायग्राम तो आपको वैसे भी प्रैक्टिस करना चाहिए बनाना, और ये इनको ये कनेक्ट कर रहा है। तो बिल्कुल ऐसा है, आप डायग्राम बना के आ सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है? तो यहाँ पे आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा शानदार ताजमहल को यमुना एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा। फिर ताजमहल के सौंदर्य का दर्शन करने हेतु अधिकतम आगंतुकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यहाँ पे ऑनलाइन टिकटिंग की शुरुआत की गई है, और इससे पर्यटकों को पूर्णिमा की शाम को प्रभावशाली ताज देखने की सहूलियत लगेगी। आप आजकल देख रहे होंगे बहुत इंस्टाग्राम पे बाकी सोशल मीडिया पे एक रेस्टोरेंट है, उसका कैफे है, बेसिकली रेस्टोरेंट कैफे, उसका मुझे नाम नहीं आता रहा। कुतुब मीनार के पास बड़ी फोटोज खिंचाते हैं रात को आजकल लोग। चांद दिखाई दे रहा होता है, लोग वहीं पे फोटो खिंचा रहे हैं, बैकड्रॉप पे आपको कुतुब मीनार दिखाई दे रहा है। तो वो दिल्ली का रेस्टोरेंट एकदम से इतना चल गया है, और कुतुब मीनार कितनी अच्छी, उसमें पीछे आपको फोटो खिंचवाने का मौका मिलेगा। तो इसी तरीके से जैसे ताजमहल के आसपास डाइनिंग, ये सब डेवलपमेंट होगा धीरे धीरे, तो लोग जाएंगे ऐसी जगहों पे। आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है भैया, फोटो खिंचाने के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है? तो मतलब अच्छी बात है ये। इतना ज्यादा ये वाला एज अ मैटर ऑफ प्रोफेशन कहाँ था पहले, लोगों को पता ही नहीं था ऐसे कुछ आप प्रोफेशन भी बना सकते हैं अपना। तो ये चीजें बड़ी डेवलप हो रही हैं आजकल। तो इसी तरीके से ये डेवलप किया जा रहा है आपका हेरिटेज आर्क में जो आगरा वाला पार्ट है। ठीक है? तो इससे पर्यटकों को पूर्णिमा की शाम को प्रभावशाली ताज देखने में सहूलियत होगी। आगरा शहर में कुछ और अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं भी हैं, जैसे कि थीम पार्क बनाया जाएगा, और इसके अंतर्गत यमुना एक्सप्रेसवे के निकट उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा विकसित मुगल संग्रहालय भी शामिल है। और हेरिटेज आर्क के साथ साथ इटावा शहर को लायन सफारी इसी के अंदर आएगा। वो इटावा वहीं पड़ता है ना, तो वहां पे लायन सफारी भी डेवलप की जाएगी। फिर इसमें अगला कौन सा आता है? अगला आता है लखनऊ। लखनऊ नवाबों का शहर सांस्कृतिक विरासत, सौंदर्यीकरण और विकास कार्यों के पुनरुद्धार के मामले में भी पीछे नहीं है। यह उत्तर प्रदेश के हेरिटेज आर्क के बिल्कुल बीचों बीच में है। वर्तमान में गोमती नदी के तट पर विकास कार्य प्रगति पर है। लखनऊ मेट्रो परियोजना पर भी निर्माण कार्य जारी है, और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का भी विकास
जो ये एक्सप्रेसवे है ये भी विकास के चरण में है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे भारत में सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। इसके अतिरिक्त लखनऊ में एक आईटी शहर स्थापित करने की योजना भी है। अवधी व्यंजनों के प्रोत्साहन के प्रयास के लिए भी यहाँ पे प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें सभी आधुनिक और मध्यकालीन कबाब और बिरयानी शामिल होंगे, ताकि शहर के पर्यटक को अवध के नवाबों के लिए के बनाए गए स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद मिल सके। फिर आता है आपका वाराणसी, घाटों का शहर, ऐतिहासिक पवित्र शहर, वर्तमान में भी दर्शन, आयुर्वेद, अध्यात्म, धर्म और संगीत की शिक्षा का केंद्र बना हुआ है। सारनाथ, जिसके बारे में यह माना जाता है कि यहाँ पर गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, वाराणसी के निकट स्थित है। यहाँ कई स्तूप के साथ साथ प्रसिद्ध अशोक स्तंभ भी है, जो हमारे नेशनली तो बार बार आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ये उत्तर प्रदेश के जो है पूर्वी छोर पे है और ये एक प्रमुख बदलाव के लिए तैयार है शहर। बहुत डेवलपमेंट हो रहा है वाराणसी में। ठीक है, तो ये आप कुछ डेटा दिया हुआ है यहाँ पे से देख सकते हैं। राज्य में आने वाले 23.1% यात्रियों की हिस्सेदारी के साथ उत्तर प्रदेश ने 2019 में देश में सबसे अधिक घरेलू पर्यटक, जो डोमेस्टिक टूरिस्ट होते हैं ना, उनको आकर्षित किया था। और भारत पर्यटक सांख्यिकी, ये इसकी लेटेस्ट रिपोर्ट जो भी हो, ये लेटेस्ट डेटा यहाँ पे आपको दिया हुआ है, एक बार आप चेक कर लेंगे फिर भी, या फिर हम आपको सब दे देंगे एंड में। अगर कुछ करेक्शन होगा, कुछ लेटेस्ट होगा, वो दे दिया जाएगा। बाकी आप करंट अफेयर में जो पढ़ रहे हैं उसको देखिए, आपको खुद से इंक्लूड करना पड़ेगा। करंट अफेयर आप हमारा फॉलो कर सकते हैं, और अगर आप पेड ग्रुप में हैं तो फिर तो कुछ है ही नहीं, वीडियो आपके लिए बस रिविजन है, सब कुछ चाहिए आपके पास फिर तो। ठीक है, तो यहाँ पे विदेशी पर्यटक भी काफी आते हैं। भारत में 3रा स्थान था और काफी विदेशी पर्यटक आए थे उस दौरान। मुख्यमंत्री के निर्देश पर राज्य में ये सारे जितने भी सर्किट हैं उनको फिर से पुनरुद्धार के लिए चिन्हित किया गया है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट है सारी चीजें। ठीक है, जब आप लिखेंगे टूरिज्म से रिलेटेड, पर्यटन से संबंधित जितना भी आप फैक्ट्स या कुछ भी लिखेंगे तो उसमें ये सब डालना बहुत जरूरी है। हेरिटेज आर्क का जिक्र आना ही आना है, लेटेस्ट डेटा का जिक्र आना ही आना है। कुछ चीजें अपने माइंड को अभी से प्रिपेयर करते चलो कि चलो अब ये प्रिपेयर करना ही है। आलस करते हैं ना हम, नहीं चलो बस ये पढ़ लिया, इसमें से आंसर बना देंगे। ठीक है, ये मोर देन सफिशिएंट है, नो डाउट, लेकिन थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा अगर डाल के आओगे तो बहुत सही रहेगा। नहीं तो हम आपको देंगे ही सारा डेटा, कोई वो नहीं है। पढ़ते जाओ बस अभी आराम से बैठ के। अब इसमें आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश की जो पर्यटन नीति है 2018, इस पे वैसे भी सवाल आ सकता है और आप अपने सवाल में इसको कोट करके लिखेंगे तो और अच्छा आपका आंसर बन जाएगा। तो 2018 में राज्य की पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक नवीन पर्यटन नीति प्रस्तुत की गई थी और उस समय दावा किया गया था कि इसके माध्यम से 5 लाख नए रोजगार अवसर, मैंने आपको बताया ना, जब पर्यटन बढ़ेगा तो नई नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगे, नए नए अवसर आएंगे। तो नए रोजगार अवसर को सृजित करने के लिए सहूलियत होगी और प्रतिवर्ष 5,000 करोड़ का निवेश जो है उसको आकर्षित करने में मदद मिलेगी। इस उद्देश्य के साथ ये पर्यटन नीति 2018 शुरुआत इसकी की गई थी। नई नीति के आधार पर सरकार ने कहा कि भविष्य में उनके राज्य में 10 पर्यटक सर्किट जो हैं, जो ये सर्किट हमने देखे थे, वो इसी के तहत विकसित करने की जो योजना है वो बनाई गई थी। अब सरकार का जो लक्ष्य था वो राज्य में आने वाले विदेशी पर्यटकों में 10% और घरेलू पर्यटकों में 15% की वार्षिक वृद्धि सुनिश्चित करना था। हेरिटेज होटल, नई नीति के तहत शहर भर में 50, ये कुछ जो पॉइंट्स हैं, फिगर्स, इनको याद करके जाना। इसके अतिरिक्त सरकार का लक्ष्य प्रतिवर्ष 10 विरासत भवनों को हेरिटेज होटलों में पुनर्स्थापित और परिवर्तित करना है। दर्शकों का बड़ा समूह, सरकार का लक्ष्य राज्य के राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, पूरी इंटीग्रेटेड है ये पॉलिसी। इसमें 1 लाख तक अतिरिक्त जो इसके अलावा, मतलब जो वाइल्ड लाइफ अट्रैक्शन देखने आएंगे उनको आकर्षित करना भी इसका एक उद्देश्य था। इको टूरिज्म, इसको प्रोत्साहित करना, स्थानीय उद्यमिता के प्रोत्साहन पर विशेष ध्यान देना और अलग अलग मेले त्योहारों का आयोजन किया जाना। साथ ही पर्यटन विभाग द्वारा राज्य में आतिथ्य व्यवस्था को अधिकतम प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से भूमि बैंक, वेरी इंपॉर्टेंट, लैंड बैंक, इसकी भी स्थापना करे जाने की बात की गई थी। इस निधि के माध्यम से राज्य सरकार का लक्ष्य उत्तर प्रदेश को देश का सबसे पसंदीदा पर्यटन स्थल बनाना है। निवेश की बात करें तो पर्यटन विभाग 23 संगठन अब तक 10,000 करोड़ रुपए निवेश जो है प्राप्त हो चुके हैं। शुरुआत किसके लिए हुई थी कि 5,000 का आपको आकर्षित किया जाएगा। इसके अलावा ये जितने भी पर्यटन सर्किट थे ये सारे बने, ये सब मैं आपको ऊपर करा चुकी हूँ। ठीक है, कम ब्याज दरों पर ऋण स्टार्टअप फंड, ये तो हर जगह का है। पूरा इंडिया की जो पॉलिसी है ना, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, उसके तहत हर जगह स्टार्टअप फंड तलाश करने वालों के लिए नई योजना के तहत कम ब्याज दरों पर ऋण प्राप्त किया जा सकता है। जब आपको कम ब्याज दरों पर ऋण प्राप्त कर पाएंगे तो आप उस निवेश अच्छा कर पाएंगे उससे। स्पोर्ट्स, क्रूज, इस सब पे 10 डेज सुविधा पर 20%, छोटे बजट होटलों पे 20, नए रिजॉर्ट्स पे 15 और वेलनेस सेंटर्स पे 15%, ये सब सब्सिडी देगी सरकार कि आप ये सब बनाइए, हम आपको सब्सिडी देंगे। एनकरेज कर रही है सरकार, इस चीज के लिए प्रोत्साहित कर रही है। लाइट एंड साउंड शो, लेजर शो, ये सब। ठीक है, साथ में स्टाम्प शुल्क, रूपांतरण, विकास शुल्क, इस पे पूरी 100% तक छूट देने की बात कही गई थी। स्थानीय कारीगरों को प्रोत्साहन, स्थानीय कारीगरों, व्यंजन, संस्कृति, इन सबको प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश की स्वदेशी और दुर्लभ कला, संगीत, शिल्प, लोक नृत्य और व्यंजनों का पुनरुद्धार करने में शामिल व्यक्तियों या समूह को 5 लाख रुपए देने की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। आतिथ्य में करियर,
हॉस्पिटलाइजेशन में, इसमें नए करियर अपॉर्चुनिटीज खोलना, हॉस्पिटैलिटी से जुड़े कोर्सेज की 100% फीस प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष 10,000 रुपए तक प्रतिपूर्ति प्रदान की जाएगी, क्योंकि सरकार चाहती है कि अब बच्चे भाई सिर्फ इंजीनियर डॉक्टर ना बनके ये सारे कोर्सेज को भी टेकअप करें। लैंड बैंक, ये हमने देख लिया। पर्यटन उद्देश्यों के लिए भूमि बैंक बनाने पर विशेष ध्यान देना प्रस्तावित है। इसके लिए राजस्व और सिंचाई विभाग के पास कई एकड़ भूमि उपलब्ध थी और उन्होंने उसे लंबी अवधि पर लीज पे लेने और पट्टे पे लेने और पर्यटकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से उनका उपयोग करने का प्रयास किया जा रहा था। होटलों के लिए सब्सिडी दी गई, ये आप देख ही चुके हैं ऊपर, ठीक है। फिर B&B, ब्रेकफास्ट एंड बेड, सुना होगा आपने, ये सरकार द्वारा बिस्तर और नाश्ता योजना, दिस इज ब्रेकफास्ट एंड ब्रेड स्कीम। ये आपने दिल्ली वगैरह में देखा होगा Airbnb। इसमें क्या होगा, आप पूरा का पूरा घर ले लो, खुद बनाओ, खुद खाओ, मजे करो, अपना रहो। देखा होगा आप लोगों ने, गए भी होंगे कुछ लोग तो। इस नीति के अनुसार B&B प्रतिष्ठित आवासीय श्रेणी के अंतर्गत रहेंगे और इन पर जल एवं विद्युत कर की घरेलू दर वसूल की जाएगी। क्यों होगी? क्योंकि वो घर की तरह आप उसको लेते हो ना, रेंट पे रहते हो अपना, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए। महिला पर्यटक, अब इसके अंदर इनकी सुरक्षा पे ध्यान दिया जाएगा। आपने देखा होगा बहुत महिला पर्यटक आती है, उनके साथ दुर्व्यवहार हो गया, ये हो गया, वो हो गया, क्राइम हो गया उनके अगेंस्ट, तो उसको सेफगार्ड करने के लिए भी इस पे ध्यान दिया जाएगा। राज्य सरकार विदेशी पर्यटकों को अधिक सुरक्षा प्रदान करने पर ध्यान देने के साथ पर्यटक पुलिस की वर्तमान संख्या 150 से बढ़ाकर 650 करने पर सहमत हो गई है। तो काफी अच्छा प्रयास ये किया जा रहा है, ठीक है। अब यहां पे बात करेंगे हम आर्द्र भूमि, वेटलैंड्स की, ठीक है। कब होता है वर्ल्ड वेटलैंड डे, बताइए मुझे कमेंट करके, और क्या थीम थी इस बार। ये सब करंट अफेयर से जोड़ के लिखना है जरूर से, ठीक है। अब राज्य जो है, जो प्रमुख आर्द्र भूमियां हैं, उनको पर्यटन, शैक्षिक, मनोरंजन और वाटर स्पोर्ट्स हब इसके रूप में विकसित करेगी आर्द्र भूमियों को। ये सारी लाइंस लिख के आनी है आपको। इसमें ऊपरी गंगा नदी, ब्रजघाट से नरोरा खिंचाव, सांडी पक्षी अभ्यारण्य, आपको पता है कितने हैं, क्या बोलते हैं, वेटलैंड्स उत्तर प्रदेश में, सबके नाम याद होने चाहिए आपको अच्छे से। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, हरदोई, नवाबगंज, रायबरेली, समन वाला उन्नाव, पार्वती अर्गा जो है मैनपुरी में, सरसई नावर झील, सुरसरोवर, कीथम लेक जिसको बोलते हैं, इटावा, आगरा, हैदरपुर आर्द्र भूमि, इन सबको रामसर स्थल घोषित किया। और इन सबको जो है ये टूरिज्म, रिसर्च, एंटरटेनमेंट, वाटर स्पोर्ट्स, इस सब के लिए जो है विकसित किया जाएगा। आर्द्र भूमि क्या होती है, वेटलैंड्स क्या होते हैं? ये जल में स्थित मौसमी या स्थायी पारिस्थितिक तंत्र हैं। सब आप पढ़ चुके होंगे एनवायरमेंट में, प्रीलिम्स में बहुत अच्छे से कराया था आपको हमने। इनमें मैंग्रोव, दलदल, नदियां, झीलें, डेल्टा, बाढ़ के मैदान, बाढ़ के जंगल, चावल के खेत, प्रवाल भित्तियां, समुद्री क्षेत्र, 6 मीटर से कम ऊंचे ज्वार वाले स्थान या टाइल्स आती हैं। इसके अलावा मानव निर्मित आर्द्र भूमि जैसे अपशिष्ट जल उपचार तालाब और जलाशय आदि शामिल होते हैं। पूरा लिख के आएंगे ना, कितना अच्छा लगेगा, देख लीजिए आप खुद, ठीक है। महत्व क्या है इनका? महत्व ये है इनका कि ये प्राकृतिक पर्यावरण का महत्वपूर्ण हिस्सा है। बाढ़ वगैरह आती हैं उनसे ये, मतलब ये लचीले इतने होते हैं कि इनसे आप बाढ़, सुनामी तक रोक सकते हो। मैनग्रोव सुना होगा ना आपने। तटीय इलाकों में रक्षा करते हैं, प्रदूषकों को अवशोषित कर पानी की गुणवत्ता में भी ये सुधार करते हैं। आर्द्र भूमि मानव और पृथ्वी के लिए महत्वपूर्ण है। 1 बिलियन से अधिक लोग जीवन यापन के लिए उन पर निर्भर हैं और दुनिया की 40% प्रजातियां आर्द्र भूमि रहती हैं तथा प्रजनन करती हैं। भोजन, कच्चे माल, दवाओं के लिए, अनुवांशिक संसाधनों और जल विद्युत के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। सारा लिख के आना है। भूमि आधारित कार्बन का 30% पीटलैंड समझते हैं आप, आर्द्र भूमि का ही प्रकार होता है, वो संग्रहित है इसमें। और भाई पर्यटन, पर्यावरण, आध्यात्मिक कल्याण, इस समय तो है ही इसकी भूमिका। और प्राकृतिक सुंदरता का भी क्षेत्र है, जहां पे आदिवासी लोग, ट्राइबल जो एरियाज हैं, उनके संरक्षण के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इंटरकनेक्ट करके लिखना है आपको ये सारी चीजें। इसमें अगर आप देखिए, टूरिज्म की बात कर रहे हैं, वाइल्ड लाइफ की बात करें, आर्टिकल्स डाल दीजिए संविधान के। मैंने आपको बताया 1 से 51 आर्टिकल्स आपको मुंह जबानी रटे होने चाहिए। जहां भी आपको लगे उससे रिलेटेड कोई DPSP, कोई फंडामेंटल राइट, कोई फंडामेंटल ड्यूटी, लगा दीजिए तुरंत साथ में, और बढ़िया आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब आता है आपका सामाजिक संरचना, सोशल स्ट्रक्चर क्या है। देखिए, इसमें विभिन्न समुदाय आएंगे, उनके बीच के आंतरिक संबंध, जनसंख्यात्मक पहलू, समूह, समुदाय, नातेदारी व्यवस्था, जाति, ये सब कुछ इसमें समझना होगा। वो बनता है एक इंटीग्रेटेड, वेल कनेक्टेड सोशल स्ट्रक्चर। साथ ही सामाजिक संरचना की स्थायी इकाइयों की विशेषता पर भी इसमें ध्यान दिया जाता है। अब 17% जो जनसंख्या है वो देश की, हमारे प्रदेश में निवास करती है। 80% हिंदू हैं, 19% मुस्लिम, अतिरिक्त 0.32% सिख, 0.18% ईसाई और 0.10% बौद्ध और 0.11% जैन समुदाय के लोग हैं। तो सारे समुदायों के लोग परस्पर अच्छे से यहाँ पे निवास करते हैं। कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, इसलिए जो सामाजिक संरचना होगी उसके निर्माण में भूमि करेगी महत्वपूर्ण रोल प्ले या नहीं करेगी। वनस्पति, पशु, इन सबका एक अपना इंपॉर्टेंट प्लेस होगी। इस क्षेत्र में एक दूसरे में से आंतरिक जुड़ाव, एक दूसरे पर निर्भरता, सुख दुख में एक दूसरे को समय पर सहयोग देना और इनकी संरचनात्मक विशेषता रही है। ये आपको स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक है ये, इसकी याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। अब प्रदेश में जो सामाजिक संरचना है उसमें सांस्कृतिक तत्व की, कल्चरल जो एलिमेंट है उसकी बहुत
महत्ता है। प्रदेश में परिवार व्यवस्था के मुख्यतः दो स्वरूप मिलते हैं। कौन सा? ज्वाइंट और एकल, न्यूक्लियर फैमिलीज, ज्वाइंट फैमिलीज। संयुक्त परिवार कहाँ होगा? ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्र में। और आज भी जो प्रदेश के गांव है उसमें 2 से 3 पीढ़ियां साथ में रह रही होंगी, एक जगह खाना बन रहा होगा, उनके बीच अंतःक्रियात्मक संबंधों को लेकर कोई तनाव नहीं होगा। जब केंद्रीय परिवार की बात है तो इसमें प्राय पति पत्नी, उनके अविवाहित बच्चे या एक बच्चा जो भी। इस वर्ग में मुख्यतः नौकरी और व्यवसायिक वर्ग, जो सर्विस क्लास लोग हैं, जो बिजनेस क्लास लोग हैं, वो इस वर्ग में शामिल हैं। वंश परंपरा और नातेदारी व्यवस्था, ये भी एक विशिष्ट व्यवस्था है प्रदेश की। इसमें अधिकांश जो परिवार होंगे वो एक गोत्र अथवा वंश विशेष से जुड़े होते हैं। गोत्र समझते हैं ना, सबका एक गोत्र होता है अपना, जिसका संबंध एक समान कॉमन एंसेस्टर से होता है। इसमें क्या होता है, आप आपस में सेम गोत्र में शादी नहीं मानी जाती है, नहीं होती है। पारिवारिक संबंधों की यह वंश परंपरा कई पीढ़ियों तक चलती है। यह बहिर्वादी समूह होते हैं, अर्थात इनके भीतर जो वैवाहिक संबंध है वो स्थापित नहीं हो सकते हैं, सेम गोत्र मैरिजेस। ठीक है। और वंशावली, लीनिएज, वंशावली क्या होता है? लीनिएज। इसके आधार पर एक दूसरे के संबंध जो हैं वो स्थापित कर जिस व्यवस्था का निर्माण होता है उसे नातेदारी व्यवस्था कहते हैं। नातेदारी का विकास 3 तरीके से होता है। एक तो विवाह संबंधी नातेदारी हो गई, एक ब्लड रिलेशन हो गया रक्त संबंधी, और एक हो गया अंतिम कल्पनात्मक नातेदारी, जैसे गोद लिए हुए बच्चे हैं या कोई माता पिता से संबंध है उनका। अब जो नातेदारी है इस व्यवस्था में एक जाति तक सीमित थी। अब भाई बड़े पैमाने में इंटरकास्ट शादियां होती हैं, अंतर जातीय विवाह को मान्यता मिलने से अलग अलग जाति समूह जो है वो इंटीग्रेट हो रहे हैं, उनमें विस्तृत फैल रही है ये चीजें। ठीक है। उत्तर प्रदेश की जो सामाजिक संरचना है उसमें आता है नेक्स्ट जो रोल प्ले करती है वो करती है आपकी कास्ट, जाति। जाति व्यवस्था में योग्यता अनुभव के आधार पर नहीं लेकिन जन्म और पदानुक्रम के व्यवस्था के आधार पर जो स्तर है उसका निर्धारण किया जाता है। अब इसमें कटुरूप जातिवाद देखने को मिलता है आपको, और वर्तमान सामाजिक संरचना में कुछ अंतर जातीय विवाह को मान्यता मिली है, लेकिन अभी भी जातिवाद का कठोर रूप सामने आ जाता है विवाह पद्धति में, जहां पे अधिकांश भाग में स्वीकार्य है लेकिन कई जगह नहीं भी है ऐसा। ठीक है। अर्जित योग्यता को इस जाति व्यवस्था से अधिक महत्व नहीं दिया जाता, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। फिर अगला जो सामाजिक अर्थ संरचना है उसमें आता है स्थान अर्थव्यवस्था का, इकोनॉमी का। अब ग्रामीण क्षेत्र क्या है? वो तो एग्रीकल्चर प्रीडोमिनेंट कम्युनिटीज हैं, कृषि प्रधान हैं। वहीं शहरी क्षेत्र में उद्योग, व्यवसाय, नौकरी, इन सबको अधिक इंपॉर्टेंस दी जाती है। उत्तर प्रदेश में कृषि एक धंधा या जीवोपार्जन का जरिया नहीं है, लेकिन एक जीवन शैली है, लाइफ स्टाइल है, जो समाज के विभिन्न वर्गों को आपस में जोड़े रखता है। शहरी क्षेत्र में यही कार्य व्यवसायिक वर्ग करता है। एक व्यवसाय विशेष से जुड़े सभी लोग अपने आप को एक वर्ग मानते हैं और इसी आधार पर एक दूसरे का अंतर्भाव से सहयोग और सहायता करने को तत्पर रहते हैं। ठीक है। तो ये सारे एलिमेंट्स देखते जाओ, लीनिएज हो गया, वंश परंपरा, नातेदारी व्यवस्था, फिर आपका सांस्कृतिक कल्चरल एलिमेंट था, ये सारे पॉइंट्स बनाते जाओ। मैं फिर से कह रही हूं बहुत आसान पड़ेगा रिवाइज करने में। ठीक है। राजनीतिक तत्व, पॉलिटिकल एलिमेंट भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल एलिमेंट। अब परंपरागत रूप से यहाँ राजनीतिक संरचना का जो स्वरूप है वो लोकतांत्रिक पद्धति पर आधारित है, डेमोक्रेसी पे है वो बेस्ड। ग्राम पंचायत हो, विधानसभा हो, लोकसभा हो, उसमें सब में एक कुशल नेतृत्व का चुनाव जो है उसकी स्वतंत्रता है। यद्यपि जातिवाद, क्षेत्रवाद, रीजनलिज्म, सांप्रदायवाद, कम्युनलिज्म, ये सब भी जाहिर सी बात है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन जो भी नेतृत्व उभरता है वो पूरे समाज का प्रतिनिधित्व करता है। अब जो परंपरागत रूप से आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश का जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें जो शक्ति संरचना है उसके 3 थे आधार। एक तो जमींदारी व्यवस्था थी, एक ग्राम पंचायत थी और एक थी जाति पंचायत। अब जमींदारी जो थी वो लोगों की भौतिक और आर्थिक हितों की प्रतिनिधि होती थी, तो जो ग्राम पंचायत और जाति पंचायत थी वो किस लिए थी? वो राजनीति की सामाजिक विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करती थी। लिख के आने हैं पॉइंट्स जरूर से। ठीक है। फिर आते हैं आपकी धार्मिक संस्थाएं, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन धर्म सब अपने अपने पूजा घर है और पूजा पद्धतियां हैं। इसमें आप कौन सा आर्टिकल लिखेंगे बताइए मुझे, कमेंट करिए कौन सा आर्टिकल आएगा अगर ये वाला पॉइंट लिखना चाहते हैं आप तो। प्रदेश में सामाजिक संरचना के ढांचे की स्थिरता इन धार्मिक संप्रदायों के पारंपरिक संबंधों और आपसी सामंजस्य के कारण मजबूत बनी हुई है। ये सारी चीजें आप लिख के आ सकते हो, तो बहुत अच्छा लगेगा ये लिखने में। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे उत्तर प्रदेश की सामाजिक समस्याएं। अब यहाँ पे आप जानते हैं गरीबी और बेरोजगारी, तो हिंदुस्तान की बात करें चाहे प्रदेश की बात करें, यही 2 सामाजिक समस्याएं ऐसी हैं जो सबसे ऊपर हैं। ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा प्रांत है और एक जनसंख्या, मेरे हिसाब से एक जनसंख्या भी है बहुत बड़ी समस्या। अब 2011 की बात करें तो यहाँ की आबादी करीब कितनी है? 20 करोड़ है लगभग। अब गरीबी और बेरोजगारी का जो मूल कारण है वो क्या है? प्रदेश की बड़ी जनसंख्या, जाहिर सी बात है। तेंदुलकर कमेटी की अगर बात करें तो इसके मूल्यांकन के हिसाब से उत्तर प्रदेश में जो 2014 तक 8.09 करोड़ लोग ऐसे थे जो गरीबी रेखा से, बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन थे। यानी प्रदेश का एक जो बड़ी आबादी होगी वो तो न्यूनतम आवश्यकताएं जो हैं, बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट्स, वो रोटी कपड़ा मकान जिसको बोलते हैं, भोजन, आवास, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, इससे तो वंचित ही थे। और
इसके कारण क्या हुआ, जब जनसंख्या ज्यादा है तो भाई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं है इतनी, अब बहुत ज्यादा बेरोजगारी बढ़ी। 19 के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार बेरोजगारी में देश भर में उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर है। सोचिए, ग्रामीण क्षेत्र की बड़ी आबादी ऐसी है जो रोजगार की तलाश में कहां जाती है, शहर जाती है। शहर जाके शहर में सीमित है मूलभूत सुविधाएं, उन पर दबाव पड़ता है, तो जिससे नई समस्याएं बढ़ जाती हैं वहां पे जाके। 2011 की बात करें तो उत्तर प्रदेश की जो 77.7% जनसंख्या है वो गांव में निवास कर रही है, तो ज्यादातर तो गांव में ही है। तो इनका जो जीविका का साधन है एकमात्र वो क्या है, एग्रीकल्चर, कृषि। लेकिन इसमें जो अधिकांश व्यक्ति हैं उसमें छोटे खेत है, मार्जिनल फार्मर्स हैं, वो उनका आधे लैंडलेस है, लैंडलेस लेबरर्स जिनका अपना खेत है ही नहीं, तो वो दूसरे खेतों पे जाके एज लेबरर्स काम कर रहे हैं अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए। तो अब ज्यादातर लोग तो खेती पे निर्भर हैं। उच्च जातियों में अधिक व्यक्तियों के पास अभी बड़े बड़े खेत हैं, जो गरीब या निम्न जाति के किसान हैं उनके पास न्यूनतम भूमि है या वो भूमिहीन श्रमिक लैंडलेस लेबरर्स हैं। शहरी लोगों की तुलना में ग्रामीण लोग ज्यादा बिखरे हुए हैं। ग्रामीणों की न केवल जीवन शैली बल्कि मूल्य भी अभी तक परंपरागत है, भाई ट्रेडिशनल सोच है इन लोगों की, कंजर्वेटिव हैं थोड़े। किसानों को अपनी पैदावार का मूल्य उनके परिश्रम के अनुपात में कम मिलता है। इन कारणों से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को अपना जीवन यापन के लिए नए क्षेत्र, नए स्रोतों की खोज में कहां जाना पड़ता है, शहर जाना पड़ता है, और बस वहां पे फिर गंदी बस्ती, स्लम्स और ये सब बहुत बढ़ जाते हैं। तो बढ़ती हुई जो जनसंख्या है वो बहुत तरह की समस्या पैदा कर रही है। दशकीय वृद्धि दर, डेकेडल ग्रोथ रेट जो है यहाँ की जनसंख्या क्या, वो 20.23% है। सोचिए, प्रदेश की एक बड़ी आबादी अशिक्षित है, इलिटरेट है, तो जनसंख्या वृद्धि दर नियंत्रण कर पाना उन पे पहली मुश्किल है, उनको समझाना मुश्किल है। शासन प्रशासन के लाखों प्रयत्न और उपाय के बाद भी यहाँ लोगों के जीवन स्तर में कोई आशातीत सुधार नहीं हो पा रहा है। इसके पीछे कारण जनसंख्या, पॉपुलेशन। अब भाई शिक्षा, स्वास्थ्य, आवासीय व्यवस्था, रोजगार, ये सब जो गुणात्मक सुधार हैं ये नहीं हो पाते हैं, नहीं पहुंच पाते हैं, ये जैसे कहते हैं ना ग्रास रूट लेवल पे। निरक्षरता और एक बड़ी समस्या, 2011 के अनुसार यहाँ के 33% लोग जो हैं वो निरक्षर हैं। तो इसका दुष्प्रभाव क्या है कि इन्हें नहीं पता आबादी को सरकारी सुविधाएं ये सब जो देनी है उनको, भाई इनको सरकारी योजना समझाना, लाभ नहीं ले सकते ये। अब बात करते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की, डीबीटी की। अकाउंट ही नहीं है लोगों के, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कहां से होगा। आप ऑनलाइन पेमेंट कीजिए, कैशलेस हो जाइए, भैया आता ही नहीं चलाना फोन, बताओ आप ही। यह वर्ग तमाम रूढ़िवादी मान्यताओं से घिरा हुआ है। यह लोग किसी भी प्रकार के नवाचार या परिवर्तन के लिए तैयार नहीं है, ये अलग समस्या। फिर कम्युनलिज्म, सांप्रदायिकता, ये एक और महत्वपूर्ण और गंभीर सामाजिक समस्या है। कुछ समूह व्यक्ति ऐसे हैं जो अपने हितों के पोषण के लिए सांप्रदायिक समस्याओं को जन्म देते हैं। सांप्रदायिक भावनाएं भड़का के प्रदेश की सामाजिक संरचना को अस्थिर करना, धर्म के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकना और जरूरत के हिसाब से विभिन्न संप्रदायों के बीच वैमनस्य पैदा कर दंगे या ये सब कराना नेताओं के लिए क्या हो गए, व्यक्तिगत लाभ का विषय हो गए हैं ये। तो इस तरह की जो संकीर्ण मनोवृत्ति है इसके कारण भी कम्युनलिज्म जो है, ये मॉब लिंचिंग, या आप कोई भी लेटेस्ट ऐसा कुछ जरूर लिख सकते हैं। तो अब देखिए, था तो सांप्रदायिकता, जन्म एक और प्रॉब्लम आ गई, मॉब लिंचिंग जैसी प्रॉब्लम्स आ गई सामने। एक प्रॉब्लम जो है वो दूसरी को जन्म देती है, ठीक है। फिर जो प्रदेश के सामाजिक ताना बाना है उसका विघटन जो है उसमें किसका स्थान प्रमुख है, जातिवाद का। इससे समाज को अगणित छोटे व आत्मकेंद्रित गुटों में विभाजित कर दिया गया है। अब जातिवाद की उग्र भावना ने प्रदेश में कई बार सामाजिक संघर्ष, सामाजिक तनाव, इस सबको भी जन्म दिया है। फिर दहेज प्रथा, नारी उत्पीड़न, ये बहुत ज्यादा है यहाँ पे। दहेज की भारी भरकम मांग के कारण कितनी शादियां तय नहीं हो पाती, और कितनी शादियां तो आप सुनते होंगे, दुल्हन ने बारात मंडप से वापस भेजी। पढ़ते हो नहीं पढ़ते अखबार में, तो ऐसा होता है इसलिए। अब भाई लड़की पक्ष है, उसमें बैंकों या महाजनों से कर्ज लेते हैं वो दहेज देने के लिए। मैंने देखा है ऐसे लोग हैं जिनके पास खुद गाड़ियां नहीं है, बेटियों को गाड़ियां दे रहे हैं। दहेज के अभाव में आज भी अनेक महिलाओं को तलाक या उत्पीड़न से गुजरना पड़ता है। अब 61 का जो दहेज निषेध अधिनियम है इसकी रोकथाम में कोई खास सफल नहीं रह पाया। राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के आंकड़े माने तो देश में बीते वर्ष दहेज हत्या, सोचिए जरा, ये दहेज हत्या के मामले हैं। उत्पीड़न, मारपीट, डोमेस्टिक वायलेंस, परेशान करना, कितनी लड़कियां अपने घर चली जाती हैं, फिर सुलह हो जाती है उनकी, वो तो रिपोर्टेड ही नहीं है मामले, देख रहे हैं आप। फिर अब महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा और ऑनर किलिंग, ये समस्या आ गई है। सब पॉइंट्स बनाते जाइए और उसमें रिलेटेड लिखते जाइए। ये कैसा अपराध है, जैसे परिवार के सम्मान के नाम पर छुपाने का प्रयास किया जाता है। घरेलू हिंसा की घटना रिश्तों के दरकने से जोड़कर देखा जाता है। घरेलू दायरे में किसी महिला का शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, मौखिक, मनोवैज्ञानिक या यौन शोषण किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाना जिसके साथ महिला के पारिवारिक संबंध हैं, वो कहलाता है घरेलू हिंसा। घरेलू हिंसा का मामला सिर्फ पति के अगेंस्ट नहीं, घर में किसी भी मेंबर के अगेंस्ट फाइल किया जा सकता है। इस घिनौने कार्य को रोकने के लिए 2005 का आप जानते हैं
घरेलू हिंसा में महिला संरक्षण और अधिनियम बनाया गया था जो 2006 से लागू हुआ है, लेकिन इसमें भी प्रभाव जो है ज्यादा नहीं। और फिर इसमें कुछ फेक मामले आते हैं बहुत ज्यादा, दोनों तरफ से हैं परेशानियां। फिर है आपकी नशाखोरी, ये इंटॉक्सिकेशन बहुत बढ़ रहा है। इसमें आप डीपीएस भी डाल सकते हैं, महात्मा गांधी की बात लिख सकते हैं, इसमें आप कोट कर सकते हैं। ये एक ऐसी बुराई है जो ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर महानगरों तक फैली हुई है। नशा के आगोश में आज का युवा वर्ग दिग्भ्रमित है। नशाखोरी की लत के कारण युवा वर्ग अवसाद और कुंठा का शिकार होता जा रहा है, जिससे वह आपराधिक गतिविधियों की तरफ भी अग्रसर हो जाता है। तो ये एक बहुत ही विषम समस्या के रूप में सामने आ रहा है नशा, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपने जो मुख्य सामाजिक समस्याएं हैं वो बहुत बढ़िया तरीके से हमने देने का प्रयास किया है। आप अपने नोट्स बनाइए, करंट अफेयर्स लिखिए, आप संविधान के अनुच्छेद लिखिए, फिर देखिए आपका आंसर कितना बढ़िया आंसर बनेगा आपका, ठीक है। चलिए, तो अब हैं हम हमारे जनजातियों पे आ गए हैं, उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियां, ठीक है। तो पहली है इसमें थारू जनजाति। ये देखिए, ये सबसे पहले तो आपको स्थान पता होना चाहिए और एक आध उनके बारे में कोई त्योहार वो मनाते हैं या कुछ ऐसा, ये पता होना चाहिए। थारू जनजाति गोरखपुर तराई भाग के पास निवास करती है। ये सबसे उन्नत जनजातियों में से एक है, ये काफी एडवांस हैं ये लोग। इनमें एक पर्व मनाते हैं बजहर, और शिक्षा प्रदान करने के लिए लखीमपुर खीरी में महाविद्यालय भी स्थापित है। बहुत बढ़िया फैक्ट है, लिख सकते हैं आप। ये किरात वंश के हैं और दीपावली को यही लोग हैं जो शोक पर्व के रूप में बनाते हैं, और खिचड़ी नृत्य होता है होली के टाइम पे इनके यहाँ। इनका जो लोगों में बदला विवाह है, मतलब तथा 3 टिक-ठीप विवाह प्रचलित है, और दोनों पक्षों में विवाह तय हो जाने की पक्की पोड़ी कहा जाता है इसमें। और यहाँ पे 2 अक्टूबर 1980 से थारू विकास परियोजना भी शुरू है। बलरामपुर जिले के थारू आबादी वाले इमिलिया कोडर गांव में राज्य का पहला आदिवासी संग्रहालय थारू जनजाति संग्रहालय बनकर तैयार हो गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, जनजातियों की बात आएगी तो थारू तो लिखनी ही लिखनी है आपको, ठीक है। तो सारी बातें याद रखना। तो जो बताइए, गौंड जनजाति, ये सबसे बड़ी जनजाति समूह है। महाराजगंज, बस्ती, गोरखपुर, जगह तो लिखोगे ना, सिद्धार्थनगर, देवरिया, मऊ, जौनपुर, आजमगढ़, वाराणसी, गाजीपुर, वाली, बलिया, सोनभद्र, ये इन सब जगहों में मिलती है। ये ऑस्ट्रेलॉइड नस्ल तथा द्रविड़ परिवार की एक जनजाति है, ठीक है। फिर है आपकी बुक्सा या फिर भुक्सा जनजाति। ये जो हैं ये वैसे तो उत्तराखंड से हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी ये रहते हैं। बिजनौर जिले में छोटी छोटी ग्रामीण बस्तियां हैं, उसमें निवास करते हैं, और वहीं इन्हें बुक्सार या भुक्सार कहते हैं। और जो जनजाति है इसमें ये कद में छोटे, मध्यम, चौड़ी मुखाकृति, छोटी आंखें, भारी पलकें, चपटी नाक वाले होते हैं। और ज्यादातर क्या होगा, पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां देखने में काफी आकर्षक और सुंदर होंगी। इनका चेहरा मंगोल जैसा होगा, और इनकी जो भाषा है वो हिंदी और देवनागरी लिपि है, ठीक है। तो आपने गोंड, थारू और बुक्सा या फिर भुक्सा ये देख लिया यहाँ पे। फिर आती है आपकी खरवाड़ जनजाति। अब जो खरवाड़ जनजाति है ये मिर्जापुर, सोनभद्र, गाजीपुर, देवरिया, बलिया, चंदौली, इन सब जगहों में निवास करती हैं, ठीक है। और ये इस राज्य के अलावा बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल यहाँ भी पाई जाती है। ये खुद को 18 हजारी भी मानते हैं और सूर्यवंशी राजपूत के वंशज होने का दावा करते हैं। सबसे जरूरी तथ्य, जो इनका निवास है वो पलामू, झारखंड है, और 18 हजारी क्षेत्र है, तो इसलिए ये वहां का मानते हैं अपने आप को, ठीक है। और इनकी कई उपजातियां सूरजवंशी, पटबंदी, दौलतबंदी, राउत, खेरी, मुजाइली, मोगती, गौंजू, ये सब में ये विभाजित हैं। पुरुष जो है शरीर से बलिष्ठ हैं, और स्त्रियां भी पुरुषों की भांति अच्छी कटखाती युक्त और बहादुर हैं। और जो इनकी बोली है उसमें स्थानीय प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, जहां भी ये रहते हैं कर्कशता होगी वाणी में। और सरकार जो है खरवार को अनुसूचित जाति के रूप में इन्होंने वर्गीकृत किया हुआ है, लेकिन बाद में फिर इन्होंने अनुसूचित जनजाति के रूप में इनको वर्गीकृत कर दिया गया था, ठीक है। इसमें भी आप संविधान के अनुच्छेद जरूर लिख सकते हैं।